हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो उम्मीद है सब अच्छे होंगे और सब नेसेसरी प्रिकॉशंस ले रहे होंगे और अपने घर पे सेफ होंगे। और सबने वही मेरा एज यूजुअल सबने लास्ट क्लास वाला सब कुछ पढ़ लिया होगा। उसके बाद ही आप लोग लास्ट और लास्ट टू लास्ट क्लास, मतलब जो 2 क्लासेस हमारे इस चैप्टर की हो चुकी हैं, इस सब्जेक्ट की इंट्रोडक्शन हो चुका है, तो उसके बारे में सब बच्चों ने थोड़ा सा ओवरव्यू ले लिया होगा। और उम्मीद है कि कोई भी बच्चा स्ट्रेट फॉरवर्ड जो आज नया ज्वाइन कर रहा है तो डायरेक्टली 3rd नंबर लेक्चर पे नहीं आएगा। एटलीस्ट वो चैप्टर नंबर 2 को देखने के बाद ही चैप्टर नंबर 3rd की तरफ मूव कर रहा होगा। तो चलो जी, आज के दिन को स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर नंबर 3rd से। और एज यूजुअल जो मेरा एक हैबिट है कि पहले जो क्लास में हुआ है उनको रिवाइज करना। तो स्टार्टिंग में मैंने आपको पहले दिन बताया था कि सर रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या होगा, एक बार 2 मिनट का 5 मिनट का क्विक रिकैप। और याद रखना ये रिवीजन आपके लिए है, ये रिवीजन मेरी रिवीजन नहीं है, ये आपकी रिवीजन है। तो प्लीज 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 इस चीज को नोट डाउन करते रहना। जितनी बार आप शॉर्ट नोट बनाओगे, जितनी बार रिवीजन करोगे, आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहेगा। चलो, रजिस्ट्रेशन करने के कुछ 4-5 ऑब्जेक्टिव। पहली चीज ऑब्जेक्टिव या पर्पस में बोल सकता हूं। पहली चीज क्या बोला सर, ये प्रिवेंट करता है फोर्जरी और फ्रॉड को। सर ये रिकॉर्ड मेंटेन करता है डॉक्यूमेंट्स के, ट्रांजैक्शंस के रिकॉर्ड नहीं, डॉक्यूमेंट के रिकॉर्ड मेंटेन करता है। सर ये प्रिजर्व करता है फॉर फ्यूचर पीरियड। प्रिजर्व का मतलब कैप्ट। एक बच्चे ने मुझे क्वेश्चन पूछा मेरे से नीचे उसमें चैट में कि सर प्रिजर्व का मतलब क्या होगा। प्रिजर्व का मतलब होता है कैप्ट, मतलब उस चीज को मेंटेन करेगा इतने साल तक, और इतने साल कोई फिक्स नहीं है, मतलब परमानेंटली करेगा। सर इसको रिपोजिटरी का रोल प्ले करेगा। इन कोई भी पर्सन ऑब्जर्व करके बाय वे ऑफ प्रोसीजर और बाय वे ऑफ फाइलिंग फीस, कुछ फीस पे करके उसको ले सकता है। और इट इज द नोटिस टू द वर्ल्ड एट लार्ज। कोई भी ट्रांजेक्शन करेगा तो उनको जरूरी होगा। कुछ डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए थे, कुछ 2-3 तरीके के डॉक्यूमेंट्स होते हैं। पहली बात तो ये मैंने आपको बताया था, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डॉक्यूमेंट। सर डॉक्यूमेंट का मतलब सेक्शन 3 क्लोज 18 ऑफ द जनरल क्लोजेज एक्ट 1897 डिफाइन करती है डॉक्यूमेंट्स को। डॉक्यूमेंट्स का मतलब कोई भी ऐसा मैटर, एनी मैटेरियल, एनी सब्सटेंस बाय मींस ऑफ मैटर expressed or described upon any substance by means of matter, by means of mark, by means of figure, by more than one of those means which may be used or which are intended to be used for the purpose of recording that matter। तो कोई भी ऐसी चीज जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे, जो रिकॉर्ड मेंटेन करे, जो एविडेंस मेंटेन करे, उसको हम डॉक्यूमेंट बोल देंगे। सर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी हम डॉक्यूमेंट को मानते हैं, जैसे हार्ड डिस्क इज अ डॉक्यूमेंट। धर्मवीर वर्सेस सीबीआई आपको एक केस लो लिखवाया था जो कि आपके मॉड्यूल में नहीं था, बट फॉर द सेक ऑफ योर नॉलेज सेक्शन 3 रेड विद सेक्शन 65 कैपिटल बी ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। देन फिर मैंने आपको कुछ एग्जांपल बताया कि सर क्या प्रिंटिंग इज ए डॉक्यूमेंट। यस सर वर्ड पे कुछ लिखोगे क्या डॉक्यूमेंट है। यस सर लिथोग्राफी इज ए डॉक्यूमेंट, फोटोग्राफी इज ए डॉक्यूमेंट। यस सर मैप और प्लान इज ए डॉक्यूमेंट। यस बिल्कुल डॉक्यूमेंट होगा। सर इंस्क्रिप्शन ऑन मेटल प्लेट इज ए डॉक्यूमेंट। यस स्टोन के ऊपर लिखेंगे तो क्या डॉक्यूमेंट होगा, बिल्कुल डॉक्यूमेंट होगा। तो कोई भी चीज जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी वो हमारी डॉक्यूमेंट होगी। आगे बढ़ते हैं इंस्ट्रूमेंट की तरफ। सेक्शन 2 क्लोज 14 ऑफ इंडियन स्टैंप एक्ट, वहां जनरल क्लोजेज एक्ट था, यहाँ इंडियन स्टैंप एक्ट 1899 बोलते हैं कि सर इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन क्या होगी। कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट, ऊपर बोला गया था डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट इज अ वाइड टर्म, तो उनमें से वो डॉक्यूमेंट जो राइट और लायबिलिटीज वो क्रिएट करेंगे, असाइन करेंगे, लिमिटेड करेंगे, सस्पेंड करेंगे, एक्सटिंग्विश करेंगे, कुछ भी करेंगे, मतलब कहने का मतलब राइट्स या लायबिलिटीज के से रिलेटेड बनाएंगे, खत्म करेंगे, कुछ भी करेंगे सर, तो उन सारी चीजों को हम डॉक्यूमेंट इंस्ट्रूमेंट बोल देंगे। लेकिन डॉक्यूमेंट की वो ब्रांच जो राइट्स लायबिलिटीज को साइन नहीं करेगी रहेगी तो वो भी डॉक्यूमेंट, बट उनमें भी अगर हम एज अ कोर्ट में लीगल प्रूफ लेके जाएंगे तो लीगल डॉक्यूमेंट। अदर देन अगर आप मेरे कागज पे कुछ भी जीरो वगैरह लिख के डाल देते हो तो वो कोर्ट में एविडेंस की वैल्यू नहीं होगी, डॉक्यूमेंट रहेगा बट वो लीगल डॉक्यूमेंट नहीं होगा। इंस्ट्रूमेंट मैंने आपको बताया था 2 तरीके के होंगे, जो इमीडिएट इफेक्ट में आएंगे और आफ्टर डेथ इफेक्ट में आएंगे। सर इमीडिएट इफेक्ट में आने वाले नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट होंगे, और जो आफ्टर डेथ में इफेक्ट में आएंगे जनरली जैसे कि विल, वो आपके क्या होंगे, टेस्टामेंट्री। वो अपने आप में रिवोकेबल भी होते हैं, आप जब चाहो ड्यूरिंग द लाइफ टाइम, आप जब उसको ऑथर बेसिकली जो बनाता है उसको ऑथर, वो कभी भी रिवोक कर सकता है, कैंसिल कर सकता है। रिवोक का मतलब कैंसिल कर सकता है, बट ये नॉन रिवोकेबल होते हैं, इररिवोकेबल होते हैं। बेसिकली जैसे सेल डीड, गिफ्ट डीड, एक बार दे देता आप उसको कैंसिल नहीं कर सकते। ठीक है। Further, document is a wider term, instrument is a narrower term. Instrument are of 2 types: instrument, non-testamentary instrument और testamentary instrument। इतना सब बच्चों को समझ में आया पक्का। सर एक क्वेश्चन और मैं आपको बता दूं, एक छोटी सी चीज मैं आपको बताता हूं। डिक्री और ऑर्डर और अवॉर्ड ऑफ हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, वट एवर द कोर्ट, और आर्बिट्रेटर ने जो भी, अभी आर्बिट्रेटर का मतलब है ना फिलहाल के लिए क्वेश्चन मार्क मान के चलो, बस इतना समझ लो कि
अगर हमारे बीच में लड़ाइयां होती है, डिस्प्यूट होते हैं, तो पहली चीज तो सेटलमेंट करते हैं कोर्ट के पास जाके। लेकिन उसका भी एक ऑल्टरनेट, उसका भी एक, मैं बोल सकता हूं सर, एक उसका भी एक ऑल्टरनेट इंडिया में आया, जिसको हम बोलते हैं आर्बिट्रेटर। फिलहाल के लिए बहुत जल्दी मैं वो चैप्टर करवाऊंगा, सो दैट कि आपको ना और अच्छी क्लैरिटी आए जब आप इन चीजों को समझो। तो इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर मेरा स्टैम्प पैक्ट होगा, उसके बाद मैं आपको बता दूंगा कुछ। अभी मैं ना ऑनेस्टली और एक चीज और क्या करूंगा, अभी हर बच्चे को ना लूज फॉर्म में नोट्स प्रोवाइड करूंगा। अभी मैं पूरी बुक नहीं दूंगा, क्योंकि एज यूजुअल आप लोग सबको पता है कि एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में ये मेरा फर्स्ट बैच है जेआईजीएल का, तो इसमें मैं चाहता हूं कि वो बेस्ट क्वालिटी आपको ना डिलीवर करूं नोट्स के अंदर, और क्वेश्चन साथ साथ में फ्रेम करके। तो टाइम लगेगा क्वालिटी में, कुछ 4-5 चैप्टर भी दे दूंगा, उसके बाद 4-5 एंड देन उसके बाद रिमेनिंग चैप्टर्स मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूं। चलो जी, तो आगे बढ़ते हैं इसके आज के टॉपिक की तरफ। मैंने आपको कुछ लास्ट क्लास में 3 टाइप्स के डॉक्यूमेंट्स और बताए थे। ऐसे डॉक्यूमेंट जिनका कंपलसरी रजिस्ट्रेशन होगा, ऐसे डॉक्यूमेंट जिनके एक्सेप्शन होंगे, जिनका कंपलसरी रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, और ऐसे डॉक्यूमेंट जो ऑप्शनली रजिस्ट्रेबल होंगे। ऑप्शनली वाले के लिए सेक्शन नंबर 18 बताया था सर, कंपलसरी वाले के लिए सेक्शन नंबर 17 सबसेक्शन 1 A to E, रेड विथ सेक्शन 17 सबसेक्शन 1A, सेक्शन 17 सबसेक्शन 3 बताया था। और नॉन कंपलसरी वाले के लिए या फिर एक्सेप्शन वाले के लिए सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 बताया था, और ऑप्शनल वाले के लिए सेक्शन 18 बताया था। आज हम बारे में आज इन डेप्थ डिस्कस करेंगे सेक्शन नंबर 17 सबसेक्शन 1 के बारे में, और या मैं बोल सकता हूं कंपलसरी रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट के बारे में इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे, डिस्कस करेंगे। सर कुछ 3-4 क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट क्लास में दिए थे, हर बच्चा मुझे उसके आंसर बताएगा। जो बच्चा भी इस वीडियो को देख रहा है, प्लीज 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 आप इसमें पार्टिसिपेट करो। आप नीचे मुझे चैट में, कमेंट सेक्शन में बताओ कि यस, जो मेरा पहला क्वेश्चन था, एक डोनर मान के चलो, आज क्वेश्चन की फॉर्म में मैं आपसे पूछता हूं। चलो, उम्मीद है सब जुड़ गए होंगे अब तक। तो चलो, मान लो सेक्शन 17 सब सेक्शन 1 हमें ये बोलता है सर, मेनली इसके अंदर ना A to E तक हमें पढ़ना है। तो 5 ऐसे इंस्ट्रूमेंट होंगे, डॉक्यूमेंट बोल लो बट इंस्ट्रूमेंट में बोल के चलूंगा। 5 ऐसे इंस्ट्रूमेंट होंगे। सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 बोलता है मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन होगा, यानी कंपलसरी रजिस्ट्रेशन होगा। देन उसके बाद सर सेक्शन नंबर 17 1A के अंदर पढ़ेंगे हम एक डॉक्यूमेंट, इसके अंदर सिर्फ एक ही होगा। देन सेक्शन 17 सबसेक्शन 3 के अंदर पढ़ेंगे हम। अभी बात करते हैं हम सबसे पहला डॉक्यूमेंट, जो हमारा फर्स्ट कंपलसरी डॉक्यूमेंट होगा, गिफ्ट। इधर ध्यान दो सर, 2 बातें होंगी। एक, मैं आपको प्रिजम्पशन लेके चलने के लिए बोलूंगा, जो भी कंपलसरी, देखो इन सब का क्या होता है, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन होगा। कंपलसरी रजिस्ट्रेशन होगा सर इनका, क्या समझ में आ रहा है सर? कंपलसरी रजिस्ट्रेशन होगा, मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन होगा। एक प्रिजम्पशन मान के चलना सर, इसमें ये सारे के सारे इमूवेबल प्रॉपर्टी को डील करेंगे, एक्सेप्ट 1। इस वाले को छोड़ दो, ये प्रॉपर्टी को डील नहीं करेगा, ये सन को डील करेगा, इन बच्चे को, यस लड़के को, और सारे इमूवेबल प्रॉपर्टी को करेंगे। तो एक क्रक्स निकल के आता है सर, मूवेबल प्रॉपर्टी का जो रजिस्ट्रेशन होगा इज ऑलवेज ऑप्शनल। कहां लिखा है सर? ये सेक्शन नंबर 18 के अंदर लिखा है। दूसरा क्या चीज निकल के आती है सर? पहला पॉइंट तो ये निकल के आया, दूसरा सर यहां बना देता हूं मैं, ये सारे के सारे आपके नॉन टेस्टामेंट्री कैरेक्टर के होंगे, मतलब जो इमीडिएट बेसिस पे इफेक्ट पे आएंगे। तो सर किसको एक्सक्लूड करता है? टेस्टामेंट्री मैटर्स को। टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट्स को ये क्या करेगा? एक्सक्लूड करता है सर। कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो टेस्टामेंट्री होगा, यानी फॉर एग्जांपल अभी आप बच्चे हो तो आप फिलहाल के लिए बस ये सुन लो, विल, तो विल का रजिस्ट्रेशन इज ऑलवेज ऑप्शनल। तो विल कोई भी मैटर होगा, विल के थ्रू अगर हम देंगे तो उसका रजिस्ट्रेशन ऑलवेज एंड ऑलवेज ऑप्शनल होगा। मूवेबल प्रॉपर्टी, चाहे वो गिफ्ट दे रहे हो, चाहे उसको सेल कर रहे हो, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, उसका ऑलवेज एंड ऑलवेज ऑप्शनल होगा। तो सर क्या 2 चीजें, क्या 2 टेक अवे हम यहां से लेके जाएंगे? पहली बात तो ये कि इमूवेबल प्रॉपर्टी चेक करनी है। दूसरी बात क्या चेक करनी है आप लोगों को? सारे बच्चों को क्या चीज चेक करनी है? उसके बाद हमें ये चेक करना है कि सर नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट के थ्रू वो चीज बनाई गई हो। तो पहली बात तो इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, दूसरा नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट के थ्रू बनाया गया हो। ठीक है, 2 चीजें हम लोग इसके अंदर चेक करेंगे।
अब इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए अब एक सवाल पैदा होता है, सर गिफ्ट, अब गिफ्ट हो सकता है आपका, 3 एक्ट इसको डील करेंगे। सर गिफ्ट में क्या हम गिफ्ट देंगे मूवेबल का, या हम गिफ्ट देंगे इमूवेबल का? सर कैश का भी तो गिफ्ट दे सकते हैं, उसको यहां मैं काउंट नहीं कर रहा हूं, उसको इनकम टैक्स के प्रोविजंस लगेंगे। सर मूवेबल का हमारा यहां काउंट नहीं होगा, इसका ऑलवेज ऑप्शनल होगा। क्यों? ये कहां फॉल करेगा सर? सेक्शन नंबर 18 में। सर इमूवेबल प्रॉपर्टी का अगर आप गिफ्ट देना चाहते हो तो वो आपका फॉल करेगा इसमें। अब सवाल ये पैदा होता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी का वट एवर बी द वैल्यू, सर कितने रुपए की भी हो वैल्यू, फॉर एग्जाम्पल मान के चलो सर वैल्यू है 1 रुपए की, यस मैंडेटरी। सर वैल्यू है 100 रुपए की, यस। सर वैल्यू है 1 लाख रुपीज की, यस सर जरूरी। तो क्रक्स ऑफ द मैटर इज, आपने गिफ्ट दिया, सर वैल्यू क्यों देखेंगे, हम तो गिफ्ट दे रहे हैं। अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ, सारी चीज बताता हूं मैं आप लोगों को। सर अभी इधर ध्यान दो, इसको पहली बात तो कौन सा एक्ट डील करता है कि आप लोगों को देख ही रहे हो, रजिस्ट्रेशन एक्ट, सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 क्लोज ए। इसको दूसरा कौन सा एक्ट डील करेगा? ईबीसीएल के पेपर में आप लोग पढ़ोगे, इकोनॉमिक बिजनेस एंड कमर्शियल लॉ के पेपर में आप सब बच्चे पढ़ोगे, किस नाम से होगा वो? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। फिर और थर्ड एक्ट कौन सा इसको डील करेगा? इनकम टैक्स एक्ट 1961। इतना आ गया समझ? अब देखो ये मैं आप लोगों को नहीं पढ़ा सकता हूं, ये मैं आप लोगों को नहीं पढ़ा सकता हूं, बस एक ओवरव्यू बताता हूं। सेक्शन 123 टू सेक्शन 129 इनको डील करेंगे टीपीए का। सेक्शन आई गेस 56 जो आपको विवेक सर पढ़ाएंगे डील करेंगे आप इसमें। यहां का मैं आपको बता रहा हूं, पूरा क्रक्स में चलेंगे। तो एक चीज समझ में आ गई सर, गिफ्ट ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी का ही मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन है, कोई भी उसकी वैल्यू हो, वट एवर बी द वैल्यू। सर गिफ्ट जो हम देते हैं, अब मान के चलता है प्रैक्टिकली कोई भी बच्चा जो भी खतरों खिलाड़ी हो नीचे कमेंट डाल सकता है कि हाँ सर मैंने गिफ्ट दिया है। ये मिस्टर गिफ्ट नहीं नाम रख देते, पहले मैं सोच रहा था मिस्टर गिफ्ट रख देते हैं, मान के चलो कोई भी नाम रख देते, सोनू। कोई भी मत लेना, मेरे किसी की फीलिंग्स को हर्ट करना ऑब्जेक्टिव नहीं है। ये गिफ्ट हो गया आपका सर, ये गिफ्ट है आपका। अब किसको दे रहे हो? हाँ किसको दे रहे हैं? ये हम दे रहे हैं सोनी को, मान लो सोनू सोनी को गिफ्ट देता है। अब मान लो, अब मैं आपके ना पहले क्वेश्चन पे आता हूं कि सर अगर मूवेबल प्रॉपर्टी गिफ्ट दे तो उसको रजिस्टर क्यों नहीं करवाया? अब सर आप इनको मान के चलो, अगर मैं मूवेबल प्रॉपर्टी पे आता तो मैं चॉकलेट देता, मान लो ये चॉकलेट मैंने इनको, नो नीड टू रजिस्टर। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, अगर हम चॉकलेट देंगे और उसका भी रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा तो आप जितनी बार भी चॉकलेट लेके आओगे और जितनी बार भी चॉकलेट दोगे, जो भी है वट एवर, फ्रेंड है गर्लफ्रेंड है जो भी है, तो जितनी बार भी दोगे सर हर चीज का रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी होगा। और इन केस एक सिचुएशन हर बच्चे को पता होगी और होता सबके साथ है, इन केस अगर भाई घर बर्बाद हो गए तो क्या करना होगा उस केस में? तो ये आप क्या बोलोगे, मैंने तुम्हें इस तारीख को ये रजिस्ट्री करवा के चीज दी थी, इस तारीख को ये रजिस्ट्री करवा के दी थी, और आप इन सारे डॉक्यूमेंट की डिटेल बना के बैठे होगे। तो लॉ मेकर ने इस चीज को समझा, सब बच्चों की फीलिंग्स को समझा, भावनाओं को समझा, और बोला नहीं सर मूवेबल का नहीं। तो एक हाँ मूवेबल है,
पॉसिबल ही नहीं है सर, पॉसिबल ही नहीं है। लॉ मेकर ने समझा सर जिन प्रॉपर्टीज को ना जनरली आप मेयर डिलीवरी से काम चल जाएगा ना, बस देने से काम चल जाएगा और उसका पोजीशन आप ले लो काम चल जाएगा, ऐसी चीजों का लॉ मेकर ने क्या किया है, अवॉइड किया रजिस्ट्रेशन करना। जो फिक्स है ना, जिन चीजों की एक्चुअली में ज्यादा वैल्यू होती है, उन चीजों को कंसिडर किया है। ठीक है, यहीं पे हम क्या वर्ड यूज करेंगे, लैंड मान लो। यस, अब आप ऐसे बच्चे तो हो नहीं कि किसी को उठा के अपनी जमीन किसी के नाम कर दोगे ऐसे ही। तो अगर आप कोई भी लैंड वगैरह देते हो, किसी को भी आप दे रहे हो, तो इसका क्या होगा सर, मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन होगा। एक बात ध्यान रखना, अगर आप गिफ्ट भी देते हो ना, तो भी आपको उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन प्लस इसके ऊपर मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन फीस पे करनी पड़ेगी, प्लस एक प्रोविजन आएगा स्टैंप ड्यूटी। सर गिफ्ट में तो हम कुछ लेते ही नहीं, तो किस अमाउंट पे देते हैं? जनरली याद रखना, अगर मैं कोई भी चीज सेल कर रहा हूं ना, तो जितने रुपए के ऊपर मैं सेल कर रहा हूं, उसके ऊपर आपकी स्टैंप ड्यूटी जाती है। मान के चलो जैसे दिल्ली में जाती है 6% वुमेन के केस में, और 4% मैन के केस में, और अगर दोनों मिलके ले रहे हैं तो 5% जा रही है। तो ये किस पे लगता है? 5%, 6%, 4% किस पे लगता है? इन जनरल अगर हम सेल कर रहे हैं, जो हम सेल करते हैं, तो कंसीडरेशन जो भी हम उसमें देंगे, पैसा जो भी देंगे उसके में सेल कंसीडरेशन पे। बट इन केस ऑफ गिफ्ट, अगर हम गिफ्ट की बात करें, गिफ्ट के केस में, तो इसमें ना आप एक सर्कुलर रेट होगा, या तो आप खुद से एक वैल्यूएशन डाल दो, अदरवाइज हर प्रॉपर्टी का ना एक सर्कुलर रेट होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तय करते हैं कुछ रेट कि इस रेट से इस रेट के बीच में रहेगा। आप बोलते हो कि सर 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी ली, क्या 1 करोड़ रुपए के ऊपर कभी कोई देखा है आपने रजिस्ट्रेशन चार्जेस देता हुआ, स्टैंप ड्यूटी देता हुआ? कभी भी नहीं। जनरली गवर्नमेंट का रेट ना उसका 20 लाख 18 लाख होता है। आप उस 18-20 लाख के रुपए के ऊपर ही आप स्टैंप ड्यूटी रजिस्ट्रेशन चार्जेस देते हो, क्योंकि वो तो आपका अंडर टेबल चलता है, जो 80 लाख रुपीज का जो बैलेंस रह जाता है। तो इस तरीके से चलता है सर, इस अमाउंट के ऊपर आपको स्टैंप ड्यूटी रजिस्ट्रेशन। तो ये तो बात थी स्टैंप ड्यूटी इतनी पे करना। सर रजिस्ट्रेशन फीस कितनी होती है? जनरली हर स्टेट के अंदर ने 1% होती है। किस पे? इसी सर्कुलर अमाउंट पे या इसी सेल कंसीडरेशन पे 1% आपको रजिस्ट्रेशन फीस देनी होगी, 5%, 6%, 4% आपको स्टैंप ड्यूटी पे करनी होगी। इतना समझ में आ गया? हर बच्चे को आ गया? तो सर ये तो एक बेसिक था कि सर गिफ्ट का इमूवेबल प्रॉपर्टी का हमें देना है, और इमूवेबल प्रॉपर्टी का जो दोगे उसका रजिस्ट्रेशन करवाना है, मूवेबल का नहीं होगा। अब मेरे को एक बात बता दो सर, इंस्ट्रूमेंट कौन सा बनेगा? गिफ्ट डीड। जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ गिफ्ट है वो क्या होगा? गिफ्ट डीड। दूसरा याद रखना, ये हमारा क्या होता है? नॉन टेस्टामेंट्री। देखो एक चीज मैं आपको बताना नहीं चाहता था, बट बताऊंगा जरूर। जो गिफ्ट होता है ना, कुछ बेसिक चीजें जान लो इसकी। पहली बात तो, जो गिफ्ट होता है वो दो तरीके से होता है। आपके सिलेबस में नहीं है, ड्यूरिंग द लाइफ टाइम भी दे सकते हो, और आफ्टर डेथ भी दे सकते हो। ये आफ्टर डेथ वाला ना हमारे सिलेबस का पार्ट बिल्कुल भी नहीं है। इसको कौन सा एक्ट डील करता है? आपको फाइनल में पढ़ाऊंगा मैं ये, या अगर मैं टीपीए पढ़ाता, इंडियन सक्सेशन एक्ट। ड्यूरिंग द लाइफ टाइम वाले को कौन डील करता है सर? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, टीपीए। इतनी आगे बात समझ में? और एक बात ध्यान रखना गिफ्ट की, गिफ्ट हमेशा प्रेजेंट में दिया जाएगा। अगर गिफ्ट को आप फ्यूचर में बोल रहे हो कि मैं गिफ्ट दे दूंगा, भाई तू मेरी गर्लफ्रेंड बन जा मैं तुझे गिफ्ट दे दूंगा, मेरी वाइफ बन जा मैं तुझे गिफ्ट दे दूंगा, प्रेजेंट गिफ्ट इज वैलिड, ये इज मेरा प्रोमिस, और ये क्या है हमारा? वॉइड होगा। कौन बोलता है सर ऐसे कैसे? वाई। मैंने आपको एक चीज सिखाई थी, कोई भी मैं बात बोलता हूं तो आपका ना आंसर ही होना चाहिए वाई। कहां लिखा है? मैं आपको आंसर दे रहा हूं, सेक्शन 124 आप जाके पढ़ोगे ना टीपीए का, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का, वहां आपको इसका आंसर मिल जाएगा। सेक्शन 124 क्या बोलता है? फ्यूचर गिफ्ट इज मेरा प्रॉमिस और इट इज वॉइड। फ्यूचर में मैं दे दूंगा, वो एक मेरा प्रॉमिस होता है और वो वैलिड नहीं होता, वो वॉइड होगा। तो गिफ्ट प्रेजेंट में देंगे और बताएंगे किस प्रॉपर्टी का मैं गिफ्ट दे रहा हूं। समझ में आ गया इतना सब बच्चों को?
तो सर प्रेजेंट गिफ्ट देना है, फ्यूचर गिफ्ट नहीं देना, और कुछ चीजें होती है गिफ्ट की जो हमें ध्यान रखनी है। मैंने आपको पूरा ये टॉपिक ऐसा क्रक्स दे दिया, एग्जामिनर इससे बाहर के आप पूछ ही नहीं सकता, मतलब एग्जामिनर क्वेश्चन ही नहीं बना सकता। मेरे साथ बोलेंगे बच्चे, गिफ्ट जो देना है वो प्रेजेंट प्रॉपर्टी का देना है, फ्यूचर का नहीं देना है। इमूवेबल प्रॉपर्टी का देंगे बाय वे ऑफ नॉन टेस्टामेंटरी इंस्ट्रूमेंट, मतलब सर यहीं से ना बात क्लियर हो गई। प्रेजेंट का देना दैट मींस इमीडिएट इफेक्ट आएगा, इमीडिएट इफेक्ट आएगा उसका। प्रेजेंट का मतलब आज ही इफेक्ट में आएगा, फ्यूचर में इफेक्ट में आ जाएगा। गिफ्ट में दे रहा हूं बट आपको ना 10 साल के बाद ये गिफ्ट है ना इफेक्ट में आएगा। अरे नहीं नलायक, फ्यूचर में तो मेरे प्रोमिस होगा, क्या पता वो आप दो या ना दो, क्या पता बाद में क्या हो। आज ही दे रहे हो, आज ही इफेक्ट में है, तो दैट मींस सर ये नॉन टेस्टामेंटरी इंस्ट्रूमेंट होगा। क्योंकि वादे हैं, वादे तो तोड़ते हुए दुनिया देखी है। नॉन टेस्टामेंटरी होगा, तो नॉन टेस्टामेंटरी होगा, प्रेजेंट होगा, इमूवेबल होगा। तीन चीजें समझ में आ गई सर, इधर ध्यान दो। नॉन टेस्टामेंटरी पे होगा पहला चीज, यानी इमीडिएट इफेक्ट होगा, दैट मीन्स सर प्रेजेंट होगा, आज प्रेजेंट में होगा, एट प्रेजेंट होगा। प्लस सर इमूवेबल प्रॉपर्टी का होगा। इतना समझ में आ गया? कुछ और ऐड करें इसमें सर? और सर जैसे ये है, ये पर्सन है, इसको क्या बोलते हैं? देने वाले को डोनर। प्लाज्मा डोनर की नहीं बात कर रहा हूं मैं, गिफ्ट की बात कर रहा हूं। और जिसको देंगे इसको क्या नाम बोलेंगे? डोनी। इतना समझ में आ गया सर? सिग्नेचर अगर डोनर ने कर दिए किस चीज पे सर? गिफ्ट डीड पे। जीडी का मतलब गिफ्ट डीड पे। अभी एक कंडीशन, सिचुएशन नंबर 1 सुन लो ध्यान से, समझा रहा हूं पूरे केस लोगों को, समझा जाऊंगा क्वेश्चंस में। सिचुएशन नंबर 1, अगर डोनर ने सिग्नेचर कर दिए, किस पे कर दिए सर? प्रॉपर गिफ्ट डीड बना दी, सारी चीज इसके ऊपर वैलिड है। एक प्रोविजन आपने ना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ा होगा, अनड्यू इन्फ्लुएंस, कोर्जन मतलब धमका के, किसी को जबरदस्ती, फ्री कंसेंट के साथ ही है। सिग्नेचर प्लस फ्री कंसेंट है उसकी। सुना होगा ना वर्ड सब बच्चों ने? फ्री कंसेंट है सर, जबरदस्ती का दिया हुआ गिफ्ट नहीं होगा, तो फ्री कंसेंट के साथ दिया है। सिग्नेचर किए हैं किसी भी गिफ्ट डीड के ऊपर, यानी इंस्ट्रूमेंट ऑफ गिफ्ट के ऊपर। तो क्या मैं बोल दूं डोनर हैज डन एवरीथिंग इन इट्स ऑन इट्स पावर? तो जो भी उसके पावर में है वो एक्ट कर चुका है, अब उसकी पावर खत्म। अब कंडीशन नंबर, मतलब इसी में मान लो, और डोनी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। बात आ गई समझ? डोनी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, देन ये तो नॉर्मल चलता है, देन इसका रजिस्ट्रेशन करवा देंगे। कौन करवाएगा? जनरली डोनी करवाएगा। इतना तो एक बेसिक है सर, सिचुएशन नंबर 1 बोलता है। अब एक बात मुझे बता दो, इस सिचुएशन में अब है ना, बाद में ये बेचारा, इसके दिमाग, ये इसको ना अब लॉस हो जाता है। पहले बहुत अमीर था, अब इसको लॉस हो गया। क्या अब क्वेश्चन नंबर 1, क्या रिवोक कर सकता है? रिवोक मतलब क्या सर? ये बाद में कैंसिल कर सकता है इस गिफ्ट को, और रजिस्ट्रेशन हो गया है। आफ्टर रजिस्ट्रेशन, मेरा क्वेश्चन समझ गए? क्या आफ्टर रजिस्ट्रेशन ऑफ गिफ्ट, आपने वैलिड गिफ्ट दिया था, सिग्नेचर किए थे, उसको डोनी ने एक्सेप्ट किया था, रजिस्टर करवा लिया सर, 4 महीने का टाइम पीरियड होता है, 4 महीने में करवा लिया। मैं कह रहा हूं सर 4 महीने में नहीं, प्लस एक्सटेंशन जो टाइम पीरियड है उसमें करवा दिया विद लेट फीस, जो भी था इसके अंदर करवा दिया। क्या कैंसिल कर सकता है डोनर? क्या रिवोक कर सकता है डोनर? क्या डोनर के पास रिवोकेशन पावर है? नो, बिग नो। इसी एग्जांपल को पकड़ लो सर, आफ्टर रजिस्ट्रेशन तो नहीं सर, मैं बोल रहा हूं बिफोर रजिस्ट्रेशन तो कर ही सकता है। हाँ जी, हाउ मेनी ऑफ यू से यस और नो? प्लीज मुझे कमेंट करके बताएंगे कि यस बिफोर रजिस्ट्रेशन कर सकता है। देखो सर, रजिस्ट्रेशन आपने बताया था कि पब्लिक रिकॉर्ड बनेगा, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, या फिर मैं बोल सकता हूं जुडिशरी सिस्टम हमारा, या लॉ मेकर क्या बोलता है, नहीं, ऐसे तो आप दोगे, और इनकेस आपका मन पलटा, 4 महीने के अंदर उसने सोचा कि मैं रजिस्टर करवा लूंगा, आपका दिल पलटा, आप कैंसिल कर दोगे। सो बिफोर रजिस्ट्रेशन, बट
आफ्टर सिग्नेचर, यानी एक्सेप्टेंस। सिग्नेचर बोल लो या एक्सेप्टेंस बोल लो, किसका? ऑफ डोनी। क्या रिवोकेशन पॉसिबल है? बता दो मुझे, क्या रिवोकेशन पॉसिबल है, कैंसलेशन पॉसिबल है? नो, बिग नो। क्यों? क्योंकि लो बोलता है, जब सेक्शन 123 पढ़ोगे, इसका आंसर लिखा है सेक्शन 123 के अंदर, प्लस एक डिसाइडेड केस लो हुआ इसी मैटर के ऊपर। अब डिसाइडेड केस लो को वेट फॉर अ व्हाइल, एग्जैक्टली स्पेलिंग के साथ, क्योंकि ना ये साउथ इंडियन केसेस हैं, इनकी स्पेलिंग बड़ी वेंकटा रामा रेड्डी वर्सेस, सर ये वाला वर्सेस लगा दूं? नहीं, आपकी बुक में वर्सेस वी डॉट ही है, और ध्यान से मैंने करेक्ट किया, मॉड्यूल के अंदर वी एस होता है, तो मेरे वाला सही है, मॉड्यूल का गलत होगा। पिलाई रामा रेड्डी, इसको सेम चीज को एक केस लो ने और डिसाइड किया, सेम चीज को, सेम बात को, सेम। ध्यान से, ये एग्जाम में कई बार आ चुका है। कल्याणा सुंदरम, कल्याणा सुंदरम पिलई वर्सेस, ध्यान से, करूपा मोपनर, मोपनर। तो दो केस लो ने क्या बोला? सर सेक्शन 123 ये बोलता है मेयर सिग्नेचर ऑफ द डोनर इज सफिशिएंट। बस डोनर सिग्नेचर कर दे, उसके बाद उसको कैंसिल नहीं कर सकता। डिले इन द रजिस्ट्रेशन, अगर बाद में रजिस्ट्रेशन डिले हो भी गया, क्रक्स क्या बोला इस केस लो ने? क्रक्स मतलब जीस्ट क्या बोला? डिले इन दी registration of a gift does not postpone the या its operation। सर अगर रजिस्ट्रेशन करने में डिले हो गया तो इसका मतलब ये नहीं कि उसके ऑपरेशंस को आप पोस्टपोन कर दो कि सेल सर फिर देख लेंगे फ्यूचर में, अभी रहने ही दो, इसको कैंसिल ही कर दो, इसका मतलब ये नहीं है। एग्जैक्ट लैंग्वेज में आपको एक बार दिखा देता हूं, देखो सर, इधर ध्यान दो, मुझे लगता है मुझे दोबारा ओपन करनी पड़ेगी फाइल। कल्याणा सुंदरम पिलई वर्सेस करूपा मोनपर, क्या बोलता सर ये केस लो? डिले इन द रजिस्ट्रेशन ऑफ ए गिफ्ट डज नॉट पोस्टपोन इट्स ऑपरेशन। सेक्शन 123 क्या बोलता है टीपीए का? merely requires that donor should have signed the deed of gift, hence a gift deed can be registered even if the donor does not agree to its registration। कोई बात नहीं, अगर बाद में डोनर ये बोलते हैं मैं एग्री नहीं हूं, मैं कैंसिल करना चाहता हूं, फिर भी डोनी उसको रजिस्टर करवा सकता है। सर एक क्रक्स निकल के आया, मस्ट क्या है? मस्ट क्या है? डोनी की एक्सेप्टेंस मस्ट है, ध्यान रखना इस बात को। तो डोनी को कब एक्सेप्ट कर लेना है? सर अगला क्वेश्चन मेरा भी ये निकल के आने वाला है, आप समझ ही गए होगे। सर सी पॉइंट क्या बोलता अब इसका? डोनी कब एक्सेप्ट कर लेगा? अब रिवोकेशन, अब सर ये तो ना उलझन हो गई कि सर एक्सेप्ट करने से, एक्सेप्ट अगर एक बार डोनी ने कर लिया तो एक क्रक्स लिख लो, अगर डोनी ने एक्सेप्ट कर लिया तो उसके बाद कैंसिल नहीं कर सकते। रजिस्ट्रेशन तो भूल ही जाओ, रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हो। सर एक्सेप्टेंस कब करनी है? एन एक्सेप्टेंस कब करनी है? व्हेन एक्सेप्टेंस मेड। तो कब करनी है बता दो ध्यान से? ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ डोनर, जब तक वो जिंदा है, एंड वो क्या है, मैं बोल सकता हूं
स्टेट ऑफ माइंड में है। सर स्टेट ऑफ माइंड का मतलब पागल नहीं है, पागल नहीं हुआ है और उसको पता है कि मैं क्या कर रहा हूं उसके सामने, उसको पता है, मतलब देने के बाद ना उसका माइंड चल गया, तो आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते, कैंसिल हो जाएगा गिफ्ट। बट दे दिया एक बार डोनर ने और उसके बाद आप वो जिंदा है और अगर उसको एक्सेप्ट आप लोग कर लेते हो, डोनी उसको एक्सेप्ट कर लेता है, तो मान लिया जाएगा गिफ्ट इज वैलिड। बट आफ्टर, अब यहीं पे थर्ड में बोल रहा हूं, आफ्टर डेथ अगर कर दिया तो, अगर आफ्टर डेथ आप करते हो इनवैलिड हो जाएगा सर गिफ्ट। गिफ्ट क्या हो जाएगा? इनवैलिड। तो क्रक्स समझ में आया? डोनर को कब एक्सेप्ट करना है गिफ्ट? ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द डोनर एंड जब वो स्टेट ऑफ माइंड में भी हो कि वो क्या कर रहा है उसको पता हो। इतना समझ में आ गया बच्चे को? सर एक लास्ट चीज रह गई बस मेरी इसमें, डी पॉइंट मान लो इधर, अगर डेथ हो जाए, अगर डेथ हो जाए डोनर की या डेथ हो जाए डोनी की तो क्या होगा? सर डोनर पे आता हूं मैं पहले। अगर डोनर की डेथ होगी, दो बातें होंगी। कब होगी डेथ उसकी? तीन बातें होंगी। बिफोर रजिस्ट्रेशन। वाह सर, रजिस्ट्रेशन करवाने से पहले डेथ हो गई। अब बता दो, आपने तो रिवोकेशन के लिए बोला था, हम तो यहां डेथ के केस में पूछ रहे हैं क्या होगा। सर बिफोर रजिस्ट्रेशन बट आफ्टर एक्सेप्टेंस। लास्ट बिफोर एक्सेप्ट ऑफ डोनर। अब बताओ क्या होगा तीनों कंडीशन में? हाँ जी, टर्न बाय टर्न। बिफोर रजिस्ट्रेशन, अगर रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था, ऑब्वियसली आफ्टर, आफ्टर एक्सेप्टेंस तो है, मतलब सॉरी आफ्टर रजिस्ट्रेशन बोलो तो क्या होगा? बिल्कुल सर वैलिड है, गिफ्ट वैलिड है, आप कैंसल नहीं कर सकते, गिफ्ट वैलिड है। दूसरा, बिफोर रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन अभी बाकी था लेकिन एक्सेप्टेंस हो गई थी, स्टिल आप गिफ्ट कैंसिल नहीं होगा, चाहे वो उसकी डेथ हो जाए, चाहे वो रिवोक करे, गिफ्ट का ऑपरेशन इफेक्टिव रहेगा। ये बात पकड़ के बैठ जाना सर, चाहे तो उसकी डेथ हो जाए डोनर की और चाहे वो एक्सप्रेसली रिवोक भी कर दे, ऑपरेशन ऑफ द गिफ्ट इज नेवर सस्पेंडेड। और लास्ट एक्सेप्टेंस से पहले यस, यहां आप कर सकते हो यस, यहां आप कैंसिल कर सकते हो। उसके कहां चला जाएगा? लीगल हायर्स के पास चला जाएगा। जो भी लीगल हायर्स का मतलब जो भी उसके बच्चे होंगे, उसकी वाइफ होगी, वहां चला जाएगा गिफ्ट। सर डोनी की डेथ हो गई, ध्यान से सुनो, यहां तो बस दो ही बात मान लो, बिफोर एक्सेप्टेंस, आफ्टर एक्सेप्टेंस, बिफोर एंड बिफोर रजिस्ट्रेशन। सर एक्सेप्टेंस करने से पहले डेथ हो गई, कैंसल, गिफ्ट इज कैंसल। बट आफ्टर एक्सेप्टेंस बिफोर रजिस्ट्रेशन वैलिड गिफ्ट माना जाएगा। क्यों? प्लस उसके लीगल हायर्स क्या करवा सकते हैं? उसका रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। किसके लीगल हायर्स? डोनी के। डोनी के लीगल हायर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। उम्मीद है सबको करेक्ट समझ में आ गया। सर डोनर की डेथ हो गई, देने के बाद कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर सामने वाली पार्टी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी डेथ हो गई, आप खुद चाहते हो उसको कैंसिल करना, कोई फर्क नहीं पड़ता। डोनी की डेथ हो गई एक्सेप्ट करने से पहले, खत्म, उसके बाद कोई फर्क नहीं पड़ता सर, उसके लीगल हायर्स के पास राइट है, वो रजिस्ट्री करवा सकता है। समझ में आ गई? तो एक सीधी सीधी क्रक्स एक केस लो ने बोला, ऑलमोस्ट सेम ही नाम है उस केस लो का, आईसीएसए ने बोल दो अलग अलग दिया, तो मैंने भी आपको अलग अलग कर दिया आप लोगों के सामने। क्या बोला? सर अगर डोनर डाई कर गया बिफोर रजिस्ट्रेशन, द डॉक्यूमेंट मे बी प्रेजेंटेड फॉर रजिस्ट्रेशन आफ्टर हिज डेथ एंड इफ रजिस्टर्ड इट विल हैव द सेम इफेक्ट एज द रजिस्ट्रेशन इन हिज लाइफ टाइम, जैसे कि वो जिंदा था। ऑन रजिस्ट्रेशन द डीड ऑफ गिफ्ट ऑपरेट एज फ्रॉम द डेट ऑफ, ये बात ध्यान से पढ़ना बस। अब रजिस्ट्रेशन आपने करवाया 4 महीने में, तो क्या 4 महीने के बाद वो गिफ्ट आपके नाम पे होगा? नहीं सर, जिस दिन से आपने एक्सेप्टेंस कर लिया था ना, एग्जीक्यूशन कर लिया था, बैक डेट से मान लिया जाएगा उसी दिन से गिफ्ट इफेक्ट में आ गया था। ऑल्दो कहीं आपसे ऐसे टेक्निकली पूछेगा नहीं, या आपको काम आएगा टैक्सेशन पर्सपेक्टिव से, किस दिन से आपको उस प्रॉपर्टी के ऊपर, आपको डोनी को उसके ऊपर टैक्स पे करना था, तो जिस दिन से एग्जीक्यूशन हुआ था उसी दिन से पे करना था। ऑल्दो यहां कुछ काम नहीं आएगा। इट वॉज हेल्ड इन कल्याणा सुंदरम वर्सेस करूपा,
हमने बोला था ना कल्याणा सुंदरम पिलई वर्सेस करुप्पा मोनपर, तो यहां सिर्फ ये वो दो चीज काट रखी हैं, मतलब मैंने नहीं काटी है, आईसीएसआई ने काटी है, तो ये ध्यान से, मतलब इस वाले में तो ये आए, अगर ये आए बस डायरेक्टली आपसे पूछा जाए डिले इन रजिस्ट्रेशन ऑफ द गिफ्ट डज नॉट पोस्टपोन इज ऑपरेशन, या वेदर डिले इन रजिस्ट्रेशन ऑफ द गिफ्ट पोस्टपोन इज ऑपरेशन क्वेश्चन मार्क, तो आप आंसर लिखोगे ये। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए डेथ ऑफ द डोनर का क्या होगा, तो ये अभी आपको क्वेश्चन पढ़ाऊंगा, आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, साथ ही आपको पता लग जाएगा कैसा क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। While registration is necessary solemnity, solemnity का मतलब एक तरह से फॉर्मेलिटी, सर रजिस्ट्रेशन एक बहुत जरूरी फॉर्मेलिटी है फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ ए गिफ्ट ऑफ इमोरल प्रॉपर्टी, इट डज नॉट सस्पेंड द गिफ्ट अंटिल द रजिस्ट्रेशन एक्चुअली टेक प्लेस। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप कैंसिल कर दो, नहीं, जरूरी फॉर्मेलिटी जरूर है बट आप कैंसिल नहीं कर सकते, जो मैंने आपको समझाया था। व्हेन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ द गिफ्ट हैज बीन हैंडेड ओवर बाय द डोनर टू द डोनी, एक बार वो साइन करके उसको हैंड ओवर कर दे डोनी को, एंड एक्सेप्टेड बाय हिम, मतलब डोनी उसको एक्सेप्ट कर ले, द फॉर्मर हैज डन एवरीथिंग, तो यानी डोनर, फॉर्मर का मतलब क्या है, डोनर, लिख लो अपनी बुक में अपने नोट्स में, फॉर्मर का मतलब क्या है, डोनर, तो डोनर मान लिया जाएगा अपनी लिमिट से, जो भी कर सकता था वो कर चुका है, in his power to complete the donation and to make it effective, उसको इफेक्ट में लाने के लिए। and if it is presented by a person having necessary interest within the prescribed period of the registrar must register it, और अगर वो जितना टाइम पर रजिस्ट्रेशन के लिए बोला गया, यानी 4 महीने में, या विद लेट फीस के साथ अगले 4 महीने में, यानी टोटल 8 महीने में अगर दे देगा तो उसको रजिस्टर कर लिया जाएगा। कौन दे देगा, डोनी दे देगा। तो अब ध्यान से क्रक्स है, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है एग्जाम में, नीदर दैट, जो मैं आपको बता चुका हूं, नोर द एक्सप्रेस रिवोकेशन बाय द डोनर इज ग्राउंड फॉर रिफ्यूजिंग रजिस्ट्रेशन प्रोवाइडेड अदर कंडीशंस आर कंप्लाइड विद। इसका मतलब क्या है सर? सर आपने जब गिफ्ट लिया था उसके सर पे गन रख के नहीं लिया था, फ्री कंसेंट से दिया था उसने, कोर्जन अनड्यू इन्फ्लुएंस वगैरह नहीं किया गया। उम्मीद है वो गिफ्ट का प्रोविजन समझ में है। सर एक केस लो बीच में रह गया, आप इसको स्किप क्यों करवा रहे हैं? देखो हमारे ना आईसीएसआई की बहुत बड़ी गलती है यहाँ। पहली बात तो कुआरे की स्पेलिंग गलत है, कुआरी होगा। जब ये ओरिजिनल केस 1932 में डिसाइड हुआ था, 1932 ईयर में, मैंने आप लोगों के लिए ना फिर इसकी पूरी बेर एक्ट जाके पढ़ा, इसकी जजमेंट जाके पढ़ी मैंने इसकी केस लो की, वहां से ना कुछ क्रक्स मेरे को निकल के आया। भागेश्वरी और कुआरे ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा, आपको ना मैं इसको बताता हूं। देखो क्या हुआ था, इधर ध्यान दो सारे बच्चे, मैं गारंटी दे सकता हूं, चैलेंज कर सकता हूं, ऑल ओवर इंडिया ना इस वाले केस को जनरली फैकल्टी छुड़वा ही देते हैं, बुक में नहीं डालते, या फिर डालते तो बस रीड करवा के खत्म कर देते हैं। सर इस केस लोग ना 2 जगह इंपैक्ट आए। पहली बात तो देखो ये एक पर्सन था, इसका नाम था जोधाचरण, ये एक पर्सन था। सर ये कहां से लेके आ रहे हो आप? इसका नाम था जोधाचरण, ठाकुर जी थे बेसिकली, जोधाचरण। अब इन्होंने क्या किया था जी, 1909 में ना उन्होंने, उससे पहले मेनली 1909 से पहले उन्होंने बहुत सारा लोन लिया था। इनके सर पे ना बहुत सारी डेट थी, उनको कर्जा देना था बहुत सारा। तो उन्होंने ना क्या किया, एक गेम खेला कि सर कभी लास्ट में ना मेरी प्रॉपर्टी के ऊपर बात ना आ जाए और मेरी प्रॉपर्टी में से वो क्लेम ना करने आ जाए सामने वाले लोग, बैंक्स। तो एनक्यूम्ब्रेंस एक्ट होता है, एनक्यूम्बर्ड का मतलब होता है चार्ज रखना, गिरवी रखना, तो वो एक्ट लगता। तो उसने क्या किया, दादाजी ने, ये कौन थे, दादाजी, याद रखना दादाजी, मैंने नाम नहीं बनाया, केस लो के अंदर है, जादूचरण दादाजी थे। उन्होंने 1909 में इस प्रॉपर्टी को गिफ्ट दे दिया, बाय वे ऑफ गिफ्ट डीड। किसको गिफ्ट दे दिया? दादी जी को। उस टाइम तो जवान थे ना, गिफ्ट दे दिया। इतना आ रहा है समझ में, हर बच्चे को आ रहा है। सर कब दिया? 1999 में, 1909 में गिफ्ट दे दिया। ऑलमोस्ट रजिस्ट्रेशन एक्ट आया था। अब हुआ क्या सर, दादी जी ने एक वर्ड है, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा, यहां लिखा एडवर्स पोजेशन, गारंटी दे रहा हूं कोई आपको इसका मतलब नहीं बताएगा, गारंटी चैलेंज है। अब एडवर्स पोजेशन का मतलब क्या होगा, अब इधर ध्यान दो। अब दादी जी को क्या लगा, सर 1916 में चलता रहा सब कुछ, 1916 में दादी जी को लगा कि सर इसके अगेंस्ट ना वो क्रेडिटर, दादी जी को कुछ नहीं लगा, वो जो एनकम्ब्रेंस एक्ट था ना वो लग गया, और उस प्रॉपर्टी को क्या करने के लिए आ गए, वो सर कैप्चर करने के लिए आ गए। वो प्रॉपर्टी छोड़ दो, खाली कर दो सर, वो प्रॉपर्टी खाली करो, दादी जी को बोलते हैं 1916 में। देन दादी जी क्या करती है, कलेक्टर जो भी पैसा लेने के लिए आया था ना, कलेक्टर ऑफ स्टेट मान लो आप, इनके सामने जाके एक्नॉलेजमेंट देती है
कि सर बोलती है ये प्रॉपर्टी मेरी है और इसको मुझे गिफ्ट दिया गया था, वो अपने एक्नोलेजमेंट देती है, एक्नोलेजमेंट देती है। सर भले ही वो प्रॉपर्टी दादाजी की थी, बट वो प्रॉपर्टी मुझे गिफ्ट दी गई थी 1909 के अंदर। और सर एक लॉ होता है, एक लॉ होता है इंडिया में, कोई भी लॉ, बेसिकली मैं आपको बोलूंगा, आपने ना अभी सुना नहीं होगा, आपके सिलेबस में है लिमिटेशन एक्ट, लिमिटेशन एक्ट 1963। ये पहले भी था, ऐसा नहीं कि 1963 में ही बना। कोई भी देखो, एक फ्रेज बोला जाता है, ध्यान रखना इस बात को, लॉ एड्स डिलीजेंट, नॉट इंडोलेंट। इसका मतलब लो, ध्यान रखना, ये फ्रेज लिख देना कहीं कहीं पे, ये लो की खूबसूरती लाते हैं आपकी ड्राफ्टिंग की पेपर लिखने की। लो एड्स डिलीजेंट, लो एड्स का मतलब हेल्प करता है अवेयर लोगों की, जो जागरूक होते हैं उनकी, नॉट इंडिलेंट मतलब आलसी, आलसी लोगों की जो अपने राइट्स को लेकर अवेयर नहीं है, उनकी हेल्प नहीं करता। तो सर ये नहीं कि आप जग जाओ, जब जागो जब सवेरा, आप 10 साल के बाद जाग रहे हो, अरे सर मुझे तो केस करना था, नहीं भाई, एक लिमिट लगा दी गई है, आपको सूट करना है इमोरल प्रॉपर्टी का तो मैक्सिमम 3 साल में करो। अगर यही लो बोलता है अगर 12 साल तक कोई भी इमोरल प्रॉपर्टी, एक और लो इसके साथ मिला के पढ़ते हैं टीपीए। अब देखो जो भी आपको पढ़ाएंगे, मुझे नहीं पता वो इस तरीके से पढ़ाएंगे नहीं पढ़ाएंगे, मुझे नहीं पता, जहां से भी आप लोग पढ़ोगे, सेकंड ग्रुप में आप बीबीसीएल में पढ़ोगे, दोनों चीजों को अगर कोई मिला के पढ़ाएगा, अगर 12 साल या उससे ज्यादा अगर कोई भी प्रॉपर्टी आपके पास, किसी के पास भी पोजीशन में ना, आप रेंट पे भी दे दोगे, लीज पे भी दे दोगे, और 12 साल तक वो प्रॉपर्टी किसी सामने वाले पर्सन के पास होगी, तो वो उसका मालिक भी बन जाता है, उसके पास उसका पोजेशनरी राइट आ जाता है, पोजेशन राइट अब उसके पास भी होगा। इनकम टैक्स एक्ट बोलता है, सर वेल्थ टैक्स एक्ट भी बोलता था पहले, एक वेल्थ टैक्स एक्ट होता था कि सर उस प्रॉपर्टी के ऊपर अब जो भी प्रॉपर्टी चार्जेस होगा ना, हाउस टैक्स होगा, वो दोनों पार्टीज को भरना पड़ेगा। जब आप हाउस टैक्स पढ़ोगे, जब हाउस टैक्स आप पढ़ोगे, आई गेस आई एम नॉट श्योर, प्रीटी श्योर, सेक्शन 12 to 18 आई गेस या 22 होगा जो इनकम टैक्स एक्ट में, जब आप वो पढ़ोगे ना, वहां आप देखोगे दोनों पार्टीज को, सर टेनेंट को भी, जो उसमें रहता है किराएदार, और जो लैंडलॉर्ड, दोनों को उस प्रॉपर्टी पे टैक्स देना पड़ेगा। तो बोलते हैं सर मेरे को तो ये प्रॉपर्टी 12 साल से ज्यादा, बेसिकली ये प्रॉपर्टी मुझे ट्रांसफर की गई थी 1909 में ही, और सर आज ये प्रॉपर्टी बेसिकली मेरे पास है। तो ये प्रॉपर्टी बेसिकली यहां भी इस चीज का रोल नहीं आएगा, बस फिलहाल के लिए समझ लो। ये बोलते हैं कि सर मुझे प्रॉपर्टी एज अ गिफ्ट दी गई थी, मैंने वैलिड इसको एक्सेप्ट किया था, और उस टाइम तक रजिस्ट्रेशन एक्ट नहीं आया था, तो मैं मानती हूं ये गिफ्ट मेरे पास है। और एक वर्ड यूज किया गया, एडवर्स पोजेशन, बल्कि आप मेरे से क्या बोल रहे हो, सर मेरे पास उसका पोजेशनरी राइट है, क्योंकि प्रॉपर्टी मुझे दी गई थी, मेरे पास इसका अधिकार है। इसने कलेक्टर ऑफ स्टैम्प के पास, कलेक्टर ऑफ स्टेट के पास ये चीज प्रूफ कर दी। एक चीज दोबारा समझ लो, 1909 में उस लॉ से बचने के लिए कि मेरी इस प्रॉपर्टी को कोई कैप्चर ना कर ले, इसको उठा ना ले, इस प्रॉपर्टी को मैंने गिफ्ट दे दिया था दादी जी को। अब दादी जी जो थी बेसिकली, अब दादाजी ने दे दिया 1916 में, दादी जी ने बेसिकली प्रूफ कर दिया कि सर ये प्रॉपर्टी तो मुझे दी गई थी, इस प्रॉपर्टी की तरफ हाथ मत लगाना, ये मैं अधिकार है मेरा अब इस प्रॉपर्टी के ऊपर। अब हुआ क्या, चलता रहा चलता रहा चलता रहा चलता रहा, सर बेसिकली दादाजी का लड़का था, 1920 में वो एक्सपायर हो गया, लड़का दादाजी का। अब हुआ क्या, 1924 में फैब में, आई गेस यस, फैब में 1924 या फैब में, चक्रों मत पड़ो, दादाजी चल बसे, एक्सपायर हो गए। बात आ गई समझ? सर क्यों बता रहे हो आप इतना, अभी समझ में आएगा आपको, वरना केस लो ही नहीं समझ में आएगा। सर अब कितने साल हो गए थे, 1909 से 1924 तक 12 साल से ज्यादा हो गए। अब सर दादाजी चल बसे, अब है ना 1925 में जैसे ही वो चल बसे, 1925 में उनका एक पोता था, बेसिकली बोल सकता हूं ग्रैंडसन, जो इस केस लो में मेन श्रेयी है। क्या नाम है उसका, भागेश्वरी। तो चौधरी भागेश्वरी जी थे। अब ये दादी जी का जो नाम है वो क्या है, कुआरे कुआरे, वो दादी जी का ही नाम है। इनका क्या नाम रखा गया था, रखा मैंने नहीं रखा, केस लो में ही था, जगन्नाथ
कुआरी, कुआरी वर्ड है, पता नहीं आईसीएसई ने ई क्यों लगा रखा है, आई वर्ड आएगा, कुआरी। तो ये थी दादी जी। अब पोते ने दादी पे केस किया कि ये प्रॉपर्टी मुझे मिलनी चाहिए भाई, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी और मेरे पास आएगी। दादी जी ने बोला चल भाग यहां से, उसका तो मेरे पास एडवर्सरी पोजेशन है, एज पर लो वो प्रॉपर्टी मेरी है। तुझे विरासत में, इनहेरिटेंस में वो प्रॉपर्टी मिलती, कब मिलती? अगर वो प्रॉपर्टी तेरे दादाजी से तेरे तक चलती आती, तेरे फादर और तेरे तक। लेकिन वो प्रॉपर्टी, अभी मैं जिंदा हूं, वो प्रॉपर्टी मेरी है, मैं कैसे भी उस प्रॉपर्टी को डील करूंगी। तो ये चीज इस केस लॉ के अंदर डिसाइड की गई। अब ऑल्दो यहां डालने की मुझे नहीं लगता क्या सेंस थी, क्या थी नहीं थी, बट पता नहीं क्यों डाल दिया आईसीएसआई ने। इन्हें सूट बाय ए अगेंस्ट बी फॉर लैंड्स। अब ए बी उन्होंने क्यों घुमाया? अब ए मतलब कौन सा? पोते ने सूट किया था, और ये अपील का केस है। मैं बता दूं, सूट के ऊपर एक चीज होती है अपील, ये अपील का केस है। 1932 में डिसाइड किया गया था, अपील का केस है, और ये सूट का भी नहीं। अब है ना, पहले पोते ने, भागेश्वरी ने किसके अगेंस्ट? दादी जी के अगेंस्ट, जगन्नाथ कुंवारी के अगेंस्ट केस किया कोर्ट में। अब कोर्ट ने बोल दिया कि नहीं, हम तो दादी जी के फेवर में, एडवर्स पोजेशन है सर, उसके पास पूरा पूरा राइट है। वो उसके अगेंस्ट अपील लेके गया हाई कोर्ट में। अब हाई कोर्ट ने बोल दिया हम आपके साथ नहीं है, हम लोअर कोर्ट के साथ ही, आपकी अपील मेंटेनेबल नहीं होगी, कैंसिल होगी, आपकी पिटीशन मेंटेनेबल नहीं होगी। तो एक केस क्या गया, ए ने बी के अगेंस्ट किया, यानी दादी जी के अगेंस्ट किया। बी का मतलब दादी जी मान लो। बी प्लीड्स एडवर्स पोजेशन। बी बोलते मेरे पास तो उसका एडवर्स पोजेशन है, 12 साल से ज्यादा प्रॉपर्टी मेरे पास है, अब तो मैं मालिक हो गई इस प्रॉपर्टी की। बी इन डिफेंस प्रूव्स बीज एक्नॉलेजमेंट, जो उसने कहां दी थी एक्नॉलेजमेंट? 1916 में, जब क्वेश्चन मार्क उठा था सर उस टाइम पे। इन ए पेटिशन टू द कलेक्टर, जो मैं दे चुकी हूं ऑलरेडी, दैट क्या बोल चुकी हूं? दैट द गिफ्ट इज इन हर फेवर, कि सर मेरे फेवर में गिफ्ट आया था। द पेटिशन इज नॉट मेंटेनेबल, तो पेटिशन मेंटेनेबल नहीं की गई। पेटिशन मतलब यहां अपील मान लो, सर जो पोते ने अपील की थी वो अपील मेंटेनेबल नहीं की गई, एंड डज नॉट रिक्वायर रजिस्ट्रेशन। और बोला गया कि कोई जरूरत नहीं है उसको अब रजिस्ट्रेशन करवाने की, या रजिस्ट्रेशन करवाया गया था, नहीं करवाया गया था, कोई क्वेश्चन ही नहीं उठता। सर 12 साल से ज्यादा प्रॉपर्टी हो चुकी है, अब वो प्रॉपर्टी के पूरे पूरे अधिकार दादी जी के हैं, आपको इसमें मिलेगा ठेंगा। उम्मीद है सबको समझ में आया। नहीं भी आया तो ज्यादा मतलब परेशान मत होना, 2-3 लाइन आईसीएसई ने दी है, मैंने तो आपको फिर भी एक बैकग्राउंड बता दिया। समझ में आ गया हर बच्चे को? पक्का पक्का आ गया? सर गिफ्ट का प्रोविजन हमें पूरा पूरा क्लियर हो गया है आज। लेकिन आपने तो बोला सर क्वेश्चन भी मैं साथ साथ दिखाऊंगा, हमें तो और अच्छे से क्लैरिटी हो जाएगी। इधर ध्यान दो फिर, आओ नलायको। हेडिंग 3A थी ये, कल्याणा सुंदरम पिल्लई वर्सेस करूपा पिल्लई, जो मैंने आपको बात पहले केस लो पढ़ाया था, या वेंकटा रामा रेड्डी वर्सेस पिल्लाई रामा रेड्डी। क्या क्वेश्चन है? यश साइंड ए डीड ऑफ गिफ्ट इन फेवर ऑफ राजा। यश था, उसने राजा के फेवर में साइन किया। देखो ये पढ़ने का और अटेम्प्ट करने का वे है क्वेश्चन, जो मैं आपको दिखा रहा हूं। हाउ टू अटेम्प्ट मैं आपको बताऊंगा 1-2 क्लास के बाद, बट ये मैं आपको दिखा रहा हूं कैसे केस लो वाला क्वेश्चन लड्डू होता है, और बच्चा इससे डरता है। और मैं कह रहा हूं पूरे फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स आएंगे। आपको बस केस लो याद करना है, मैं करवा दूंगा। हर केस लो के आपको सेपरेटली भी बाद में रिवीजन करवा दूंगा। देखो इधर, यश साइंड ए डीड ऑफ गिफ्ट इन फेवर ऑफ राजा, यानी डोनर है ये, डोनर ने साइन की डोनी के फेवर में। इफ यश डज नॉट एग्री टू इट्स रजिस्ट्रेशन, अब यश बोलता कि भाई मैं देने के बाद साइन कर दी, राजा ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, अब बाद में बोलता मैं रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना चाहता। क्या था? क्या रजिस्ट्रेशन ना करवाना उसके ऑपरेशन को इफेक्ट ला देगा? विल द गिफ्ट डीड बी रजिस्टर्ड? एक्सप्लेन वेदर द डिले इन रजिस्ट्रेशन ऑफ ए गिफ्ट डीड विल पोस्टपोन इट्स ऑपरेशन। ये तो समझाया था। नहीं सर, वो बोलते हैं नहीं, पोस्टपोन नहीं होगा, वैलिड रहेगा, क्योंकि सेक्शन 123 टीपी का बोलता बस मेयर साइनिंग ही मस्ट है, रजिस्ट्रेशन आप करवाओ, लेट करवा लो, कोई दिक्कत नहीं है। सर ये क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से, पढ़ो ध्यान से। अमृत एग्जीक्यूटेड ए गिफ्ट डीड इन हिज लाइफ टाइम, करता है इन फेवर ऑफ भानु। अब जब तक वो जिंदा था अमृत, भानु के फेवर में करता था। The gift deed was not registered during the lifetime of the अमृत, रजिस्टर नहीं की गई, बट भानु ने एक्सेप्ट तो कर ली। भानु आफ्टर द डेथ ऑफ द अमृत प्रेजेंटेड द गिफ्ट डीड बिफोर द रजिस्ट्रार फॉर इट्स रजिस्ट्रेशन। समझ में आ गई बात? रक्षित अमृत का कोई लीगल, देखो आपको नहीं समझ में आया ना तो लिख लिया करो। अमृत था सर, कौन था सर? अमृत डोनर था। किसको दे दी? भानु को दे दी। अब अमृत की क्या हो गई? डेथ हो गई। देन वो प्रॉपर्टी कहां चली गई? सर इसका कोई रिश्तेदार था, लीगल हायर था, रक्षित के पास चली गई। अब भानु कहां जा रहा है? रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए जा रहा है। अब क्या हुआ? ब्रदर ऑफ द अमृत रेज्ड एन ऑब्जेक्शन फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ गिफ्ट डीड ऑन द ग्राउंड दैट फेक सिग्नेचर ऑफ द अमृत। सर सिग्नेचर अमृत के फेक थे। एक बात ध्यान रखना, एक प्रोविजन आता है अटेस्टेशन, अटेस्ट करवा रखा था सर गिफ्ट डीड को। जहां रजिस्ट्रेशन होगा और अटेस्टेशन जरूरी होगा ना, गिफ्ट डीड का हमेशा अटेस्टेशन जरूरी होता है। किससे? 2 विटनेस से, 2 गवाह के सामने मैंने उसको साइन करा था।
but the witness to the gift deed contended that the signature were made before them by the donor at the time of execution of the deed. execution मतलब सब साइन किया था डोनर ने. Whether the gift deed will be treated as valid for the registration under the registration act. Yes sir, रेफर कर लो कल्याणा सुंदरम. ये सुंदरम पिलाई नहीं है, करुप्पा मोनपर वाला नहीं है, बस सीधा जो ऊपर वाला पढ़ाया था. इन व्यू ऑफ द अबव मेंशन्ड डिसीजन ऑफ द प्रिवी काउंसिल, प्रिवी काउंसिल मतलब जो कोर्ट, here the gift deed will be treated valid for registration and the registration deed of will be treated operative from the date of execution. बताया था ना execution से इफेक्ट में. तो उम्मीद आपको समझ में आ गया किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे. अरे जबरदस्त यार. एग्जाम को तो आप ऐसे लड्डू मान के करके आओगे क्योंकि एग्जाम का तो लेवल ही नहीं होगा जिस लेवल पे आप लोग होगे. उससे ज्यादा तो हम क्लास में बहुत सारा पढ़ चुके होंगे. सर पहला पॉइंट कंप्लीट. हमने तो एक लाइन को इतना पढ़ लिया, इतना संभाल लिया अंदर. ठीक है चलो आज एक हेडिंग और करते हैं बस. नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट. सर सेकेंड हेडिंग पे आ गए बी, सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 क्लोज बी. हम बोलते हैं नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट. सर पहले वाला भी तो नॉन टेस्टामेंट्री था तो लिख दो अदर देन विल. लिख दूं, गलत तो नहीं है? सॉरी अदर देन गुड, क्या कर रहा हूं मैं, अदर देन गिफ्ट. एनी पॉइंट ए में कवर हो गया. अब कोई भी नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट जो क्या करता है, कोई भी नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट जो बेसिकली असाइन करता है, कोई भी नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट जो क्रिएट करता है, देखो कोई भी नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट जो क्रिएट करता है, बनाता है, ध्यान से बस 5 ही वर्ड आएंगे यहां. असाइन करता है, डिक्लेयर करता है, लिमिट लगाता है या फिर एक्सटिंग्विश करता है. बस ये 5 याद रख लेना. एक बार दोबारा से, कोई भी नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट में जो इमीडिएट इफेक्ट में आता है, जो क्रिएट करता, बनाता है, बने हुए असाइन करता, आपको ट्रांसफर करता है, डिक्लेयर करता है. आज से मैं डिक्लेयर करता हूं मेरी प्रॉपर्टी गिफ्ट के थ्रू आपकी हुई, डिक्लेयर कर देना. लिमिट लगाना कि सर अब तक तो आप इस प्रॉपर्टी के ऊपर ना, मैंने आपको राइट दिया था, आ जा सकते हो, अब खत्म कर रहा हूं राइट में. एक्सटिंग्विश करना, कम कर देना. कैंसिल नहीं बोलूंगा मैं, एक्सटिंग्विश को कम कर देना. कम भाई आपको मेरे 1 लाख रुपए देने थे, आप एक काम करो 80,000 रुपए देके सेटलमेंट कर लो. तो कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट यानी नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट जो क्रिएट करता है, असाइन करता है, डिक्लेयर करता है, लिमिट करता है, एक्सटिंग्विश करता है. सर मूवेबल प्रॉपर्टी का, अरे नलायक को पहले बोल के हटाता हूं, सारा इमूवेबल प्रॉपर्टी होगी. इसका लिमिट करता है, असाइन करता है, क्रिएट करता है. एनी राइट, कोई भी अधिकार, कोई भी टाइटल, मालिकाना हक. एनी राइट का मतलब तो हो सकता है सर मॉर्गेज, एक प्रॉपर्टी. देखो आज एक चीज सुन लो, जिंदगी भर काम आएगी. प्रॉपर्टी की डेफिनेशन सिर्फ ये नहीं होती मूवेबल या इमूवेबल. प्रॉपर्टी का मतलब होता है बंडल्स ऑफ राइट. क्या होता है? बंडल्स ऑफ राइट. सर इसका मतलब, अब बंडल्स ऑफ राइट का मतलब राइट टू सेल, बेचने का राइट, राइट टू यूज, उसको यूज करने का राइट, राइट टू एंजॉयमेंट, उसके ऊपर कुछ भी बनाने का राइट, एंजॉय करने का राइट, राइट टू गिव सिक्योरिटी, सर उसको किसी को सिक्योरिटी देने का राइट. और क्या हो सकता है? राइट टू असाइन, किसी को असाइन करना. तो बहुत सारे राइट हैं. इनमें से राइट टू सेल का मतलब क्या होगा सर? सेल डीड के थ्रू. सर एंजॉयमेंट को ट्रांसफर करने का मतलब क्या होगा? लीज के थ्रू. लीज दे दो किसी को. अब इस प्रॉपर्टी पे आप भी काम कर सकते हो जिस प्रॉपर्टी में मैं काम कर रहा था. अब ये मेरी एक प्रॉपर्टी है. अब इंस्टीट्यूट को, इसको ना मैं बैंक को लीज पे देता हूं. देखते हो ना 20-20 साल के नाम की बैंक लीज. सर राइट टू गिव सिक्योरिटी. सर मॉर्गेज, मेरे को पैसों की जरूरत है, अब इस प्रॉपर्टी का मैं आपके पास गिरवी रखता हूं, मेरे पास इसका राइट था. आउट ऑफ बंडल्स ऑफ राइट. सर अब कोई भी राइट है, कोई जरूरी है मालिकाना हक.
या फिर टाइटल है यानी मालिकाना हक है, कोई भी राइट है, टाइटल है, कोई भी इंटरेस्ट है मेरे इस प्रॉपर्टी में, कोई जरूरी नहीं है। कोई भी इंटरेस्ट का मतलब मेरे पास इस प्रॉपर्टी के अंदर राइट था, राइट टू यूज, मैं यानी लेसी हूं, मैं मालिक नहीं हूं, मैं उसका किराएदार हूं, पर राइट तो है ना मेरे पास उस प्रॉपर्टी का। अगर मैं इंस्ट्रूमेंट के थ्रू चाहूं तो सबलीज नहीं कर सकता हूं। क्या किराएदार आगे किराएदार नहीं रखता? क्या इंस्टीट्यूट मैंने रेंट पे ले रखा है, मैं आगे को फर्दर फैकल्टी को नहीं रखता? तो वही चीज बोली गई है, कोई भी राइट भी नहीं है, टाइटल भी नहीं है, बट कोई अधिकार है, कोई इंटरेस्ट है मेरा उसमें, वो कोई भी राइट, टाइटल या इंटरेस्ट उस प्रॉपर्टी का मैं क्रिएट करता हूं, असाइन करता हूं, डिक्लेयर करता हूं, लिमिट करता हूं। सर किसको, कितने रुपए का? किसी दूसरे पर्सन को, दो पार्टी तो होंगी, कितने रुपए का करता हूं? रुपीज, 100 रुपीज और मोर। किस प्रॉपर्टी के लिए करता हूं? इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए करता हूं। सर बहुत अच्छे से समझ में आ गया आज, शायद हमने कभी रिटेन इतना कर लिया भूले ना। एक बार दोबारा से मेरे साथ, नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट है, समझ में आ रहा है? सर नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट के थ्रू मैं कर रहा हूं, क्रिएट कर रहा हूं, असाइन कर रहा हूं, डिक्लेयर कर रहा हूं, लिमिट कर रहा हूं, एक्सटिंग्विश कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? कोई भी राइट, कोई भी टाइटल, कोई भी इंटरेस्ट, किसमें? सर इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर है, और 100 रुपए या उससे ज्यादा की उसकी वैल्यू है, तो मैं अगर ऐसा काम कर रहा हूं तो उस नॉन टेस्टामेंटरी इंस्ट्रूमेंट अदर देन गिफ्ट वाले को, क्योंकि गिफ्ट भी तो मैं एक तरह से ट्रांसफर ही कर रहा था ना, डिक्लेयर कर रहा था, तो उस इंस्ट्रूमेंट को सर मुझे मैंडेटरी, अगर वो 100 रुपया उससे ज्यादा की वैल्यू है तो मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। अरे वाह, जिंदगी भर का रूल ऑफ थंब है, सिर्फ इस एक्ट में काम नहीं आएगा, पूरी जिंदगी जहां भी आप पढ़ोगे ना, रजिस्ट्रेशन एक्ट आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। ड्राफ्टिंग आपकी पूरी की पूरी टिकी इसके दम पे है। रजिस्ट्रेशन किसका करवाना जरूरी है? जो 100 रुपए उससे ज्यादा। बहुत सारी एक्सेप्शन आएंगी। मोर्गेज जब आप पढ़ोगे मेरे साथ फाइनल में या सेकंड ग्रुप में आप पढ़ोगे, अगर वो फैकल्टी करवाते हैं, एक्सेप्शन आएगी। एक टाइप का ऐसा मोर्गेज होता है सिंपल मोर्गेज, 1 रुपए का भी अगर आपने किया ना इमूवेबल प्रॉपर्टी का मोर्गेज, 1 रुपए का भी अगर आपने राइट को ट्रांसफर किया तो होगा। सर ये नॉन टेस्टामेंटरी इंस्ट्रूमेंट कोई जरूरी नहीं है डायरेक्ट प्रॉपर्टी को ही ट्रांसफर करेगा। ध्यान से सुनना एक बात, आप इमूवेबल प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करो या इमूवेबल प्रॉपर्टी के किसी राइट को ट्रांसफर करो। मेरे पास राइट था, मैं मालिक नहीं हूं इस प्रॉपर्टी का, बट मेरे पास राइट था इस प्रॉपर्टी के ऊपर शेड लगाना, पौधे उगाना, वो राइट था, और मैं उसको आगे, देखो बोलते ना, हमने किसी को ठेके पे दिया अपना कोई फार्म हाउस, अब वो उसको आगे फर्दर किसी और से उगवाता है, जैसे अपनी लेबर लगवा के, तो वो कर सकता है। तो कोई जरूरी नहीं है इमूवेबल प्रॉपर्टी को ही ट्रांसफर करे, इमूवेबल प्रॉपर्टी के राइट को भी ट्रांसफर कर सकते हैं। जिंदगी भर रूल ऑफ थंब याद रखना, इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर करो या राइट टू इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर करो, वर्ड यूज करेंगे, इमूवेबल प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर रहे हैं। इतना समझ में आ रहा है? और ट्रांसफर करने को एक वर्ड होता है लॉ में, जब आप पढ़ोगे, जब छोटे से बड़े बच्चे बनोगे, कन्वेंस। क्या वर्ड यूज करते हैं आज के बाद? इमूवेबल प्रॉपर्टी को या मूवेबल प्रॉपर्टी किसी को भी ट्रांसफर करोगे तो वर्ड क्या यूज करोगे? कन्वेंस। कन्वेंस। सर वर्ड नहीं समझ में आ रहा। कन्वेंस पढ़ाऊंगा बहुत डेप्थ में, फाइनल में 1.5 घंटे का एक लेक्चर लेता हूं इस वर्ड पे, कन्वेंस पे। उम्मीद है सबको समझ में आ गया, उम्मीद है सबको समझ में आ गया। इसमें ना 2-3 केस लॉज आए, और बस सुन लो पहले, वो उमराव सिंह वर्सेस लक्ष्मण। अब ये कंफ्यूज मत हो ना, मुल्ला रजिस्ट्रेशन इसको इग्नोर करना। कोई मुल्ला रजिस्ट्रेशन एक्ट था 1999 में, काट ही दूंगा अगली बार अपनी बुक में। उमराव सिंह वर्सेस लक्ष्मण, इसने क्या बोला? सर अगर किसी भी डॉक्यूमेंट के अंदर आप डाल दोगे ना ये बात कि वो ऑपरेट करेगा इमीडिएटली, किसी भी डॉक्यूमेंट के अंदर आप क्या बात डाल दोगे कि वो ऑपरेट करेगा इमीडिएटली, उसका मतलब क्या होगा? नॉन टेस्टामेंटरी इंस्ट्रूमेंट। अलग से उसमें कोई डालने की जरूरत नहीं है, दिस इज अ नॉन टेस्टामेंटरी इंस्ट्रूमेंट, कोई जरूरत नहीं है। बस ये डाल दो, मैं आपको गिफ्ट दे रहा हूं सर, आज के बाद ये प्रॉपर्टी आपकी हुई, मैं आपको बेच रहा हूं, आज के बाद ये प्रॉपर्टी का मालिकाना हक आपका हुआ, दैट इज द नॉन टेस्टामेंटरी इंस्ट्रूमेंट। मेयर इफेक्ट डाल देना कि ऑपरेट इमीडिएटली अपने आप में सफिशिएंट है। देखो इधर ध्यान दो, ए डॉक्यूमेंट विच इज प्लेनली इंटेंडेड, मतलब क्लियरली इंटेंडेड करता है कि ऑपरेट करेगा इमीडिएटली, इज नॉन टेस्टामेंटरी, अलग से कोई जरूरत नहीं। तो केस लो को अगर आप लिखना चाहो, उमराव सिंह वर्सेस LHMEN लक्ष्मण, उसने क्या बोला? प्लेनली intended to effect immediately। क्या होगा वो अपने आप में सर? नॉन टेस्टामेंट।
समझ में आ गया? पक्का? अगला केस लो क्या बोलता है। एक बात ध्यान से, एक ना अभी तक ऑल्दो मैंने आपको नहीं करवाया बट मुझे बताना चाहिए। देखो, एक चीज होती है टेस्टामेंट्री, मतलब मेरी डेथ के बाद इफेक्ट में आएगा। मैं आज डिक्लेयर करता हूं अपने जीते जी ड्यूरिंग द लाइफ टाइम, कोई भी मेरी वसीयत बना देना, सबने सुना होगा, और ये मेरी डेथ के बाद इफेक्ट में आएगी। क्या मैं इस तरीके से बोलूं, क्लियर वर्डिंग बोलनी पड़ेगी कि मैं वसीयत बना रहा हूं, डिक्लेयर कर रहा हूं अपनी विल, तो माना जाएगा वो विल है। बस ये बोल देना कि मैं डिक्लेयर कर, मतलब ये बोल देना कि ये विल है, वो नहीं है। डिस्क्रिप्शन ऑफ ए डॉक्यूमेंट एज अ विल डज नॉट मेक इट अ विल। सिर्फ बोल देना कि डॉक्यूमेंट विल जैसा लग रहा है, या बोल देना विल, ये विल नहीं है। उसके अंदर आपको सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ेंगी जो एक विल के अंदर होती हैं। जैसे आपने सिर्फ मेयर नॉन टेस्टामेंटरी इंस्ट्रूमेंट को बोल दिया, काम चल गया, विल के केस में काम नहीं चलेगा। केस लो कौन बोलता है, थोड़ा सा टफ नाम है, तिरुंगनपाल वर्सेस पूर्णिमा। तिरुंगनपाल वर्सेस पूर्णिमा लिखते रहना इस वाले केस लो को, तिरुंगनपाल वर्सेस पूर्णिमा, पर लिखना जरूर भूलना नहीं है। अब एक बात ध्यान से, सर 5 चीजें हमने सुनी थी, ये ना 5 चीजें हमने सुनी थी। अभी फिलहाल जो मैं इसमें से उठाऊंगा, कुछ 2-3 पॉइंट उठा रहा हूं, ये वाला, अभी डिक्लेयर को नहीं उठा रहे हैं। सर किसी भी राइट को मैं क्रिएट करता हूं, असाइन करता हूं, लिमिट करता हूं, एक्सटिंग्विश करता हूं, तो ये क्या करता है, इसमें ना क्लियरली दिख रहा है लीगल रिलेशनशिप ट्रांसफर हो रहा है। क्या दिख रहा है, लीगल रिलेशनशिप डेफिनेटली चेंज हो रहा है। तो ये वर्ड्स अगर किसी भी डॉक्यूमेंट के अंदर ये दिखाए कि सर जो लीगल रिलेशनशिप है वो डेफिनेटली क्लियरली चेंज हो रहा है, चेंज कर रिलेशनशिप, कौन सी चीज चेंज करे, असाइन और क्रिएट और लिमिट और एक्सटिंग्विश। अगर इन शब्दों की वजह से, इन एक्सप्रेशन की वजह से कोई भी लीगल रिलेशनशिप डेफिनेटली चेंज हो रहा है तो बोल देंगे सर, और वो कब हो रहा है, फ्यूचर में, बाय वे ऑफ विल हो रहा है, तो उसको हम विल मान लेंगे। देखो सर ध्यान से, द एक्सप्रेशन क्रिएट, असाइन, लिमिट, एक्सटिंग्विश इंप्लाई अ डेफिनेट चेंज ऑफ लीगल रिलेशन टू अ प्रॉपर्टी बाय एन एक्सप्रेशन ऑफ विल। विल की वजह से अगर वो हो रहा है, एम्बोडेड इन ए डॉक्यूमेंट, अगर हम बोलते हैं डॉक्यूमेंट के अंदर सर विल बना रहे हैं, और हमारे जीते जी मैं ये अपनी संपत्ति बना के जाता हूं कि मेरी डेथ के बाद ये संपत्ति इस इफेक्ट में आएगी, इट इंप्लाइज अ डिक्लेरेशन ऑफ विल, तो मान लेंगे सर जैसे कि हम विल के थ्रू कर रहे हैं। इसी तरीके से सर एक वर्ड मैंने मिस किया था, डिक्लेयर कर रहा हूं। सर डिक्लेयर की ना 2 इंटरप्रिटेशन आती हैं। एक तो मैं डिक्लेयर कर रहा हूं कि मैं ये चीज आपको गिफ्ट दे दूंगा, डिक्लेयर कर रहा हूं कि सर ये चीज मेरी गिफ्ट है आज, तो ये मेयर डिक्लेरेशन ऑफ द फैक्ट, डिक्लेयर करना फैक्ट्स को। दूसरी क्या इंटरप्रिटेशन आती है, सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरप्रिटेशन, मीनिंग निकल के आना। अभी के लिए समझ लो मीनिंग, इसका एक प्रॉपर चैप्टर भी है। डिक्लेयर कर रहा हूं सर, क्या डिक्लेयर कर रहा हूं, कोई भी प्रॉपर्टी को मैं इसका लीगल रिलेशन चेंज कर रहा हूं, और बाय वे ऑफ विल। देखो, द एक्सप्रेशन डिक्लेयर एज यूज्ड इन सेक्शन 17 इज आल्सो इंटरप्रेटेड ऑन द सेम लाइन। क्या, इट डज नॉट मीन मेयरली, सिर्फ मेयरली का मतलब ओनली, इसका मतलब सिर्फ ओनली ये नहीं होगा कि डिक्लेयर करना फैक्ट, कि सर ये फैक्ट मैं डिक्लेयर करता हूं आज के बाद, ये फैक्ट ऐसे है, मैं डिक्लेयर कर रहा हूं इस प्रॉपर्टी का मालिक आप हो, सिर्फ ये नहीं होगा इसकी इंटरप्रिटेशन। बट कैनोट्स, और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैनोट्स, लिख लो अपनी डिक्शनरी में, बहुत अच्छा वर्ड है, लाइफ टाइम काम आएगा। मीन्स, इसका मतलब मीन्स, इसका मतलब इंक्लूड, सिचुएशन देख के लगाएंगे। इट कैनोट्स मतलब इट मीन्स, बट इंक्लूड, इसके साथ साथ, डिक्लेरेशन ऑफ फैक्ट के साथ साथ यहां इंक्लूड होगा वर्ड, अ राइटिंग इफेक्चुएटिंग ए चेंज ऑफ रिलेशन। सिर्फ ये नहीं बताना कि इस प्रॉपर्टी का मालिक कौन है, मैं आज डिक्लेयर करता हूं आज के बाद ये नहीं बताना, बल्कि उसके साथ साथ उसका रिलेशनशिप, मालिकाना हक भी चेंज हो जाएगा, वो बताना, ये हमारा क्या होगा सर, विल को दर्शाएगा या जरूरी है। तो कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ डिक्लेयर वर्ड आप विल के कंटेक्स्ट में ही यूज करोगे, आप किसी भी कंटेक्स्ट में यूज कर सकते हो। कोई जरूरी नहीं असाइन, एक्सटिंग्विश, लिमिट, एक्सटिंग्विश वर्ड, क्रिएट वर्ड आप विल के केस में यूज करोगे। नॉर्मल अदर देन विल, यानी विल यूज करोगे तो वर्ड क्या आएगा, टेस्टामेंट्री, और टेस्टामेंट्री का तो रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है। सर कहां लिखी है ये बात, टेस्टामेंट्री का ऑप्शनल है, सेक्शन नंबर 18 ही बोलता है ये बात कि सर विल का रजिस्ट्रेशन हमारा ऑप्शनल है। ये देख लो, ये देख लो, अगर मैं झूठ बोलता हूं, मूवेबल प्रॉपर्टी का ऑप्शनल है, देख लो झूठ बोलता हूं। सर इमूवेबल प्रॉपर्टी जिसकी वैल्यू 100 रुपए से कम हो और नॉन टेस्टामेंटरी इंस्ट्रूमेंट डील करता हो, ये देख लो वैल्यू लेस देन 100 रुपीज, तो वो यहां आ जाएगा। सर लीज वाले पॉइंट पे भी मैं जा नहीं रहा हूं।
उम्मीद है सबने एंजॉय किया, बट एक चीज और मेरे पार्ट पे रह गई, बस एक लास्ट डिफरेंस बताना, तोते उड़ जाएंगे सर इस इंटरप्रिटेशन में। दो चीजों के मैंने डिफरेंस बताना, एक लो में करके ना एक खूबसूरती देखना। कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल वर्सेस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। अरे सर सेम तो है, हम तो एग्जाम में ऐसे लिखाते हैं और आप लोग भी ऐसे लिखाओगे, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। बस अच्छा, फालतू फंड का ज्ञान देने की मेरी आदत यहां नहीं है, यहां नहीं है, इसके ऊपर केस लो है, इसके ऊपर एक एक्सप्लेनेशन है, इसलिए मैं दे रहा हूं। कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो सेल करने के लिए आपने किया है। क्या मैं इसको एग्रीमेंट बोल दूं? एग्रीमेंट टू या एग्रीमेंट फॉर सेल। सर मैं एक एग्रीमेंट बना रहा हूं कि मैं फ्यूचर में जाके, आज हमने एग्रीमेंट बनाया, आप, मैं ए, आप बी, हम एक एग्रीमेंट बनाते हैं कि सर ये प्रॉपर्टी है, इसकी वैल्यू 1 करोड़ रुपए है। हम बोलते हैं ना कहीं पे जाते हो, कोई प्रॉपर्टी खरीदने जाते हो तो पैसे नहीं देके आते, एक एक रिटर्न में एक एग्रीमेंट बना लेते हैं कि बयाना एक अर्नेस्ट मनी, इसके अंदर क्या चीज काउंट होगी? अर्नेस्ट मनी। सर वर्ड आप टैक्स में भी पढ़ोगे ये, टोकन मनी, ये तो सुना होगा, टोकन मनी। अरे नलायको, बयाना, अब हिंदी में क्या लिखूं, मतलब बयाना दे देना कि एक प्रॉपर्टी को रोक के आना। अब रोक के आए हैं किसी प्रॉपर्टी को, उसकी वैल्यू है 1 करोड़, बट आपने अर्नेस्ट मनी दी है अभी सर 10 लाख रुपीज। कोई भी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनाना, एक ऐसा एग्रीमेंट बनाना, एग्रीमेंट टू सेल मान लो, एग्रीमेंट फॉर सेल मान लो, इसमें कोई फर्क नहीं है। सेल करने के लिए एग्रीमेंट बना रहे हैं, एग्रीमेंट सेल के लिए बना रहे हैं, एग्रीमेंट बना रहे हैं, अभी वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाए, एग्रीमेंट बना रहे हैं सर, जिसकी वैल्यू 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी की, लेकिन आज हम अर्नेस्ट मनी दे रहे हैं 10 लाख, और उसकी रिसीविंग भी दे रहा है, उसकी एक्नोलेजमेंट भी दे रहा है। कौन दे रहा है सर उसे एक्नोलेजमेंट? उसका मालिक उसके एक्नोलेजमेंट भी दे रहा है कि सर मेरे पास पैसे आ गए हैं, और हम इस प्रॉपर्टी को फाइनली, इस एग्रीमेंट को सेल डीड की, सॉरी यहां लिखूंगा, इसको सेल कर देंगे, कॉन्ट्रैक्ट बना देंगे, सेल का कॉन्ट्रैक्ट बना देंगे, या सेल डीड की फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लेंगे सर 4 महीने में। 4 महीने में अपने पैसे जुटा लूंगा, 4 महीने में ये हमारा एग्रीमेंट को हम कॉन्ट्रैक्ट बना के कन्वर्ट कर देंगे, और जो भी इसके ऊपर रजिस्ट्रेशन फीस है प्लस जो भी इसके ऊपर स्टैंप ड्यूटी है वो हम पे कर देंगे। अब मेरा सवाल पैदा होता है, क्वेश्चन राइज होता है, सर एक बार तो आप रजिस्ट्रेशन फीस और स्टैंप ड्यूटी यहां दे के आए, 10 लाख पे दे रहे हो, यहां एक बार तो आप 1 करोड़ रुपए पे दोगे, और क्या आप सर एक बार 10 लाख पे भी दोगे? तो सर 1,10,000 रुपए के ऊपर स्टैंप ड्यूटी रजिस्ट्रेशन फीस जाएगी। लो मेकर ने इस चीज को समझा और बोला नहीं, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो आप सेल करने के लिए बना रहे हो या एग्रीमेंट बना रहे हो, उसके ऊपर आपको रजिस्ट्रेशन फीस या स्टैंप ड्यूटी दे दो, थोड़ी सी स्टैंप पेपर पे बना दो, बट रजिस्ट्रेशन फीस देने की रिक्वायरमेंट नहीं है। हां, बट जब आप ये कर रहे हो ना, तो यहां पे कर दो, और जो आपने स्टैंप ड्यूटी वहां दी थी ना, उसका सेट ऑफ मिल जाएगा आपको। ये कहां लिखा है सर? आप अपने पास से मनगढ़ंत बता रहे हो? नहीं, मैं कुछ नहीं बताता हूं जब तक नहीं लिखा हो, मॉड्यूल ने भी लिखा है। ये डॉक्यूमेंट प्रपोर्टिंग, प्रपोर्ट मतलब क्रिएट करता है, या एक डॉक्यूमेंट जो आपको क्या करता है, मेनली आपके लिए और अच्छा वर्ड मैं आपको बताऊंगा, जो इंडिकेट करता है, कैसा डॉक्यूमेंट जो शो करे, इंडिकेट करे या ऑपरेट करे। ऑपरेट होता है टू इफेक्ट ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल, और कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए सेल कर रहा है, ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी शैल नॉट बी डीम टू रिक्वायर फॉर एवर, फॉर एवर इकट्ठा कर लेना, टू हैव रिक्वायर्ड रजिस्ट्रेशन by reason only of the fact that such document contain a recital of payment। recital को अब इग्नोर करना कि सर पेमेंट मुझे मिल गई है एज अर्नेस्ट मनी, और या फिर पूरी पेमेंट मिल गई है, फिर कुछ पार्ट पेमेंट मिल गई है 10 लाख रुपए की, 1 करोड़ रुपए की, इतने % पेमेंट मिल गई है। सिर्फ ये लाइन डलने से कोई भी कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल या एग्रीमेंट टू सेल या एग्रीमेंट फॉर सेल, मैं बता रहा हूं आपको अपनी इंटरप्रिटेशन, इसका मतलब ये नहीं कि उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन करवाना है, स्टैंप ड्यूटी देनी जरूरी होगी, मेनली रजिस्ट्रेशन करवाना। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, कॉन्ट्रैक्ट जो सेल कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट जो सेल करने के लिए बनाया गया है, कॉन्ट्रैक्ट जो सेल करने के लिए बनाया गया है, जो फ्यूचर में होगी, जो कॉन्ट्रैक्ट सेल करते टाइम पे बनाया गया है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। इतना समझ में आ गया हर बच्चे को? सर 2 पॉइंट मैंने अपने पार्ट पे आपको क्लियर कर दिए, पूरे अच्छे से एग्जाम्पल दे देकर कर दिए। सर इसमें कोई एग्जाम्पल बताओगे आप? असाइन करना, क्रिएट करना, पहले ही बताया था नलायकों को। सेल डीड, सर गिफ्ट डीड, अरे नलायकों तो ऊपर हो गया। मोर्गेज डीड लिख लो, लिखने को सेकंड ग्रुप में और अच्छे से समझ में आएगा। सर लीज डीड, सर एक्सचेंज डीड, ये क्या होता है? ये तो मैं बता चुका हूं सर। इसके लिए सेक्शन 118 से सेक्शन 122 आएगा टीपीए का, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट।
इसका मतलब होता है मैं आपको अपनी प्रॉपर्टी दे रहा हूं, आप मुझे उसके बदले में मेरी प्रॉपर्टी दे दो, जो बैलेंस होगा ना उसका पैसा दे दो, कोई बात नहीं। मैं आपको अपना एक सेकंड फ्लोर दे रहा हूं, अब मेरी एज हो चली, मैं चाहता हूं मैं फर्स्ट फ्लोर पे आ जाऊं या ग्राउंड फ्लोर पे आ जाऊं, ऊपर नहीं चढ़ा जाएगा, तो उसके बदले में ग्राउंड फ्लोर की ना वैल्यू ज्यादा है, सेकंड फ्लोर की वैल्यू 90 लाख है, ग्राउंड फ्लोर की वैल्यू 1 करोड़ है, मैं आपको 10 लाख भी दे दूंगा, एक्सचेंज कर रहा हूं ना, उसके ऊपर भी हमारा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट लगेगा। तो एक तरह से मैं कुछ ना कुछ चीज को क्या कर रहा हूं आपके साथ, असाइन कर रहा हूं, डिक्लेयर करता हूं, एक्सटिंग्विश कर रहा हूं, तो सारा कुछ यहां आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास में आपको लेके चलूंगा, इन डेप्थ लेके चलूंगा, बहुत अच्छी क्लास होने वाली है। प्लीज अपना टाई अप लिंक मत छोड़ना इसका बीच का, मेरी पूरी पूरी कोशिश रहेगी मैं यूट्यूब पे नेक्स्ट क्लास को भी डालूं, पूरी पूरी कोशिश रहेगी। बट यस, इतना आप लोगों को पढ़ के बैठना है, बहुत टेक्निकल टॉपिक हुआ है, बहुत इन डेप्थ टॉपिक हुआ है। अभी स्टार्टिंग है, मैं आप लोगों को ना पूरे इतने हैवी डोज नहीं दे सकता कि आपको 1.5 आवर 2 आवर्स का मिनिमम मेरा लेक्चर बेसिकली रहेगा, 1.5 आवर। मैं आपको इतना ज्यादा नहीं लेके जाना चाहता हूं कि आप लोगों के बाउंस हो जाए। अभी 2 हेड करने हैं, एक बार दोबारा से गिफ्ट करेंगे, नॉन टेस्टामेंटरी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू होगा, इमोल प्रॉपर्टी का होगा, 1 रुपया 100 रुपए या 1000 रुपए करोड़ रुपए कितनी वैल्यू हो, मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन होगा। एक्सेप्टेंस बहुत जरूरी है गिफ्ट के केस में, लाइफ टाइम ऑफ द डोनर, जब तक वो जिंदा है और वो अपने सुध-बुध अपने माइंड में है, जब तक एक्सेप्टेंस कर लो। अगर उसकी डेथ हो गई और आपने एक्सेप्टेंस नहीं किया तो गिफ्ट कैंसिल हो जाएगा। अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया तो भले उसकी डेथ हो जाए, चाहे भले वो कुछ भी चाह रहा हो, अब तो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो, आपके पास पूरा पूरा अधिकार है। इतना समझ में आ गया सर? कोई भी इमोल प्रॉपर्टी जिसको आप क्रिएट कर रहे हो, जिसका राइट क्रिएट कर रहे हो, असाइन कर रहे हो, लिमिट कर रहे हो, एक्सटिंग्विश कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, 100 रुपया उससे ज्यादा अगर आप उसको ट्रांसफर कर रहे हो किसी भी पार्टी को, तो मान लिया जाएगा कि सर उसका भी मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। एग्जाम्पल समझ में आ गया? एक बार दोनों तीनों केस के नाम बता दो मुझे। गिफ्ट वाले केस में कल्याणा सुंदरम वर्सेस करूपा, उस केस ने क्या बोला कि सर डेथ या मेयर रिवोकेशन करने से किसकी गिफ्ट की वैलिडिटी खत्म नहीं होगी। देन दूसरा क्या बोला, रजिस्ट्रेशन अगर हम डिले करेंगे तो उसकी वजह से हमारे किसी भी चीज के ऊपर, हमारे गिफ्ट के ऑपरेशंस के ऊपर इफेक्ट नहीं आएगा। और पहले वाले में क्या बोला गया था, एग्जीक्यूशन बैकडेट से वो मानी जाएगी, मतलब ऑपरेटिव बैकडेट से माना जाएगा। इसमें इसका नाम भी सेम ही था, वेंकटा रामा रेड्डी वर्सेस पिलई रामा रेड्डी। तो उसी तरीके से कल्याणा सुंदरम पिलई वर्सेस करूपा, बेसिकली ये कुछ केस लो करके नाम था। फिर मैंने आपको एक वो बताया भागेश्वरी, बेसिकली उसका पोता जी था, वर्सेस काफी टफ नाम है, भागेश्वरी चरण जगन्नाथ कुआरी बेसिकली ये नाम था आपका। अब सर इसमें भी कुछ ना नॉन टेस्टामेंट्री वाले में मैंने आपको बताए सारे। एक ये भागेश्वरी वाला सेम केस लो ना, ये लास्ट में आया, मैंने बताया था 2 जगह इंपैक्ट आएगा, एक तो वहां हमने पढ़ा और एक हमने यहां पढ़ा, ये काट देना, भागेश्वरी चरण वर्सेस। अब ये मुझे समझ में नहीं आया कि यहां ये बोलना चाह रहा है कि गिफ्ट जो था वो जरूरी नहीं है, वो डिक्लेयर की 2 इंटरप्रिटेशन थी कि वो वसीयत बना के उसकी डेथ के बाद ही इफेक्ट में आता। उन्होंने बोला था डिक्लेयर का मतलब गिफ्ट भी हो सकता है जो उन्होंने 1909 में दिया था, तो 2 इंटरप्रिटेशन आई। कोई जरूरी नहीं डिक्लेयर करने का मतलब डेथ के बाद ही इफेक्ट में आए, डेथ से पहले भी इफेक्ट में आ सकता, बाय वे ऑफ गिफ्ट डिक्लेयर कर सकते हैं। तो वो चीज आई, ज्यादा तह में मत जाओ, इनकेस नहीं समझ में आ रहा तो बस जस्ट एक सिंपल रीड करके काम चल जाएगा, क्योंकि आईसीएसआई ने क्लियर नहीं किया है, मैंने आपको फिर भी केस उठा के बता दिया पूरा। फिर एक केस लो सर आपने पढ़ा उमराव सिंह वर्सेस लक्ष्मण, कि मेरे एक प्लेन रीडिंग से भी अगर आपको लगता है कि टेस्टामेंट्री है काम चल जाएगा। फिर उसके बाद एक तिरुंगंगा पल वर्सेस पुनम्मा, एक केस लो था, किसने बोला कि मेयर विल बोल देना कि विल है, ऐसे काम नहीं चलेगा, सारे नेसेसरी एलिमेंट्स पूरे होने चाहिए। उम्मीद है सबने आज की क्लास को एंजॉय किया होगा। नेक्स्ट क्लास में सर थोड़ी सी लंबी जाएगी हमारी, क्योंकि थोड़ा सा मुझे कंटेंट भी आगे बढ़ा रहे हैं नेक्स्ट क्लास का, और कोशिश रहेगी सेक्शन 17 और सेक्शन 18, मिनिमम सेक्शन 17 और 18 और सेक्शन 23 यानी टाइम लिमिट वाला भी मैं कंप्लीट करवाऊं। तो प्लीज पढ़ के बैठना, थोड़ा थोड़ा लेवल हम बढ़ते चलेंगे और पढ़ते चलेंगे। चलो जी, बाय बाय, टेक केयर, अपने घर पे रहना सबको। जय माता दी, जय हिंद।